स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पेनुलास फिल्म कंपनी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, एक्ने, पिगमेंटेशन और रिंकल्स के बारे में है। ये सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक्सपर्ट से। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर सोनम भाटिया। प्लीज वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो डॉक्टर सोनम, आप ये फील्ड में कैसे आए? बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए जी। सो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी Okay. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आपके टीनेज का एक फेज शुरू होता है, प्यूबर्टी हिट होती है एंड जनरली इस एज में लोगों को एक्ने इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। करेक्ट। सो मेरी स्किन हमेशा से ऑयली एक्ने प्रोन रही है एंड आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। आई स्टार्टेड डेवलपिंग एक्ने के साथ साथ आई वॉज गेनिंग वेट एंड उसके साथ साथ देयर वाज ट्रेमेंडस हेयर फॉल ऑल्सो। तो बाल जा रहे थे, एक्ने आ रहे थे, वेट गेन हो रहा था, जबकि मैं इतना फूड को आई यूज्ड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट टू ईट। तो एक्ने की वजह से आपका वेट भी बढ़ता है क्या? नहीं, तो ये जब मैं गई एक डर्मेट के पास तब मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस व्हिच इज कॉल्ड एज PCOD। व्हाट इज PCOD? इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था। इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू योर हार्मोन्स। आपके ओवरीज में आपके सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जिसके वजह से आपके हार्मोनल लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। ये कब की बात है? 8th स्टैंडर्ड। तो कौन से ईयर की बात है? 2007 आई वुड से 2006 2007 के आसपास ही। ओके। तो उस टाइम पे जब मैं डर्मेट के पास गई तब मुझे पता चला कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, आपके बाल जाते हैं, एक्ने इश्यूज आते हैं। देन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग इट। जब मुझे ट्रीटमेंट प्रॉपर मिली देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन माई स्किन एंड हेयर। तब जाके मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जगा कि मतलब दिस इज़ अ फील्ड वेयर यू कैन मेक समवन एल्स मोर कॉन्फिडेंट एंड आई थिंक आई माइट वॉन्ट टू गो इन टू इट। एंड हिस्ट्री भी ऐसी है कि मॉम डैड के 11th-12th के क्लासेस हैं, साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस में तो जाना ही है। एंड आई यूज्ड टू बी गुड एट स्टडीज़, आई यूज्ड टू बी वेरी गुड एट स्टडीज़। तो होता है ना, फैमिली में टॉपर है, साइंस के लोग हैं, साइंस में जाना ही है, तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो इंजीनियर होता है या तो फिर डॉक्टर होता है। तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। आई यूज्ड टू लाइक मैथ ऑल्सो। मेरे को इंजीनियरिंग में भी अच्छा लगता था बट डॉक्टर वॉज अ बेटर रिकॉग्निशन फॉर मी। तो आई चोज दैट एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। देन आई डिड माई MBBS। तो MBBS को कितने साल लगे आपको? 5.5 साल। 5.5 साल? यस, 5.5 years। ओके। MBBS करने के बाद आई डिड माई डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी। उसको मुझे 2 साल लग गए एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग बट साइड बाय साइड आई गॉट द ट्रेनिंग इन टू कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जहाँ पे फिर प्रॉपर कॉस्मेटिक के हिसाब से आपको तो उसका भी कोई कोर्स होता है प्रॉपर? कोर्स हाँ, कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, फेलोशिप्स होती हैं। डिपेंड करता है आपको कितना किस लेवल पे जाना है। स्टार्ट बेसिक से ही करना पड़ता है। बेसिक से स्टार्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर एडवांस में जाओ, फिर प्रैक्टिस करो। एंड हर एरिया का, हर डॉक्टर का अपना अपना तरीका होता है। सो जब तक 2-3 डॉक्टर्स के अंदर काम नहीं करते हैं तब तक सबके तरीके जानने के बाद खुद का तरीका नहीं आता है। ओके। आपने खुद का कब से स्टार्ट किया? अभी मई में 2 साल होंगे। ओके, 2 years हो गए आपने खुद का स्टार्ट किया, क्लिनिक स्टार्ट किया। तो उसके पहले आप किधर इंटर्न थे? नहीं, इंटर्न तो थी बट उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 10 to 11 months एक जगह पे प्रॉपर जॉब की। उसके बाद फिर मैंने अपना खोला। ओके। तो आप बेसिकली अभी स्किन केयर और हेयर केयर, नेल्स, अच्छा, ये तीनों में एक्सपर्टीज है आपका? यस। 2 साल हो गए आपको अपना क्लिनिक को? ऑलमोस्ट 2 years। तो कोई ऐसे क्लाइंट्स आए होंगे जो आपके पास बहुत डिफरेंट केसेस लेके? डेफिनेटली। तो कौन सा डिफिकल्ट केस होगा आपका? डिफिकल्ट केस बोले तो मेरे लिए एज ऑफ नाउ काफ़ी चीज़ें न्यू है। जब भी आपको 10-15 साल हो जाते हैं काम करते करते, देन यू बिकम वेरी अकस्टमाइज टू इट कि जो है पता है, सब पता है। बट एज ऑफ नाउ इस एरिया में मैंने पहली बार काम किया है। इसके पहले मैंने जब भी काम किया यूज्ड टू वर्क इन थाने एंड अप। तो एरिया वाइज भी डिपेंड करता है? बहुत मैटर करता है। सो पेशेंट का काफ़ी डिफर करता है लोकेलिटी से। बॉम्बे साइड अगर आप जाते हो तो वहाँ पे उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है।
उनको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होता है एंड दे आर ओके टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स दे कैन एक्सपेंसिव बाय। प्रोडक्ट्स हुआ, खुद का केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर डॉक्टर ने कुछ चीज़ें बता दी तो पता है कि ये सब फॉलो करेंगे। यहाँ पे जब आप कल्याण उल्लासनगर एंड अंबरनाथ की बात करते हो, पेशेंट काफ़ी डिफरेंट है। पहली चीज़ कि उनको इतना स्पेंड नहीं करना होता है ऑफ कोर्स। सेकंड, वो उतना केयर करते भी नहीं है। एक्चुअली उनको केयर करना भी आता है बट उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है। दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। बॉम्बे में कैसे लोग पता है उनको कि ये क्या है वो क्या है एंड उसको ठीक करने के लिए ये एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि उनके स्किन में, उनके हेयर में कुछ प्रॉब्लम भी है। उनको पता ही तब चलता है जब वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे दूसरे लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, अरे आपका फेस इतना ऐसा क्यों हो गया है, वाई हैव यू डेवलप दिस एक्ने एंड पिगमेंटेशन ऑन योर फेस। आपके बाल पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, अब इतने कम कैसे हो गए। तो वो फिर जब उनको रियलाइज़ होता है सामने वाले बंदे ने बोला है, तब जाके वो आते हैं। तो यहाँ पे ना प्रिवेंटिव जो होता है ना, एक मेडिसिन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज़ क्यूरेटिव एंड वन इज़ प्रिवेंटिव। प्रिवेंट मतलब होने के पहले ही तुम उसका ध्यान दो, एंड क्यूरेटिव मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है उसके बाद तुम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो। तो यहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं जो क्योर करने के पीछे हैं, प्रिवेंट करने के पीछे अभी तक इतने लोग हैं नहीं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, जैसे कि आपने कहा कि एरिया वाइज ये बहुत डिपेंड करता है, तो यहाँ के लोग क्या, मुंबई साइड के जो भी पीपल है, तो उनको देख के अच्छा वो जा रहे हैं स्किन केयर के लिए, वो जा रहे हैं हेयर केयर के लिए, तो वो लोग भी ऐसे करते हैं कि हमको भी जाना चाहिए? यहाँ के लोगों में दो कैटेगरीज हैं। एक नीश कैटेगरी है जिनको पता है कि बॉम्बे में क्या सब चल रहा है, ठीक है। मे बी दैट परसेंटेज इज ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 30, नॉट मोर देन दैट। वो लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं कि कैसे केयर करना चाहिए खुद का, कैसे स्किन को ठीक रखना है, कैसे हेयर को ठीक रखना है, कैसे अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बट 70% जो लोग हैं ना यहाँ पे, वो जब क्लिनिक पे आते हैं एक इशू को लेकर, समझो एक पेशेंट आया, बोला उसने कि मेरे बाल जा रहे हैं, बट देन मैं एक डर्मैट हूँ, मुझे मालूम है कि बाल के साथ साथ उसके स्किन में भी प्रॉब्लम है, देन मैं उन्हें एडुकेट करूँगी कि सी ये तो ठीक ही है बट एक बेसिक स्किन केयर चालू करना ज़रूरी है। तब वहाँ से उनको थोड़ा नॉलेज आता है। उनको नहीं मालूम है कि बाहर की दुनिया में क्या चलता है, तो उनको वो नॉलेज हमारे वाया ही मिलता है। बट उनका फर्स्ट टाइम जो एक अपीयरेंस रहता है, एक डॉक्टर के साथ मिलना रहता है, वो प्रॉब्लम के रिलेटेड ही रहता है। बट एक बार फिर वो प्रॉब्लम के लिए आते हैं, वो प्रॉब्लम जब बेटर होता है तब उनको इंटरेस्ट जगता है कि हाँ ये क्या है वो क्या है, एंड देन दे एंटर इनटू द प्रिवेंटिव केयर। ओके, तो मैं ऑडियंस को बता दूं पहले कि मैं मुंबई कह रहा हूं, तो एक्चुअली जो इनका क्लिनिक है वो कल्याण साइड में है, तो हम वो लोकेलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो तभी मैंने मुंबई मेंशन किया है। तो अभी हम बात करते हैं स्किन, हेयर और नेल्स के बारे में। Definitely. तो बेसिकली स्किन केयर में मतलब कैसा रूटीन होता है, मतलब स्किन केयर करना चाहिए पहले तो ये चीज़? ऑफ कोर्स करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सबके लिए होता है, राइट? ऑल एजेस, मतलब राइट फ्रॉम डे वन ऑफ योर लाइफ। डे वन मतलब बच्चे भी कर सकते हो, भले ही वो बेसिक रहेगा। सो एज टू एज आपका स्किन केयर डिफर करता है, आपके प्रोडक्ट्स डिफर करते हैं, कैसी स्किन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हाँ, बेसिक स्किन केयर डे वन से करना चाहिए। ओके, तो बेसिक रूटीन भी होता होगा स्किन केयर का? डेफिनेटली, वो रूटीन डिपेंड करता है कि आप कौन से एज ग्रुप में हो। बट टू स्टार्ट विथ बेसिक क्लेंजर, वॉश करने के लिए a good moisturizer. Cleanser is the face wash or something? So that depends, बॉडी के लिए या स्किन फेस के लिए। मैं सिर्फ फेस के लिए नहीं बात करूंगी, आई टॉक जनरली बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, पूरा ही कवर करता है। बट पीपल, ऑडियंस को तो फेस ज्यादा जाना नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली अपने फेस को बेटर करते रहोगे, देयर विल कम अ पॉइंट वेयर यू कैन सी कि आपका फेस एंड आपके हाथ, आपके पैर मैच नहीं कर रहे हैं। जान सिर्फ फेस में क्यों होनी चाहिए ना, जान पूरे स्किन में होनी चाहिए, पूरे स्किन से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। ओके, तो बेसिक रूटीन कैसे होगा? 3 चीज़ें हैं फॉर एवरीबडी, ठीक है। अ प्रॉपर क्लेंजर, फेस वॉश हो, क्लेंजर हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन और स्किन टाइप। सेकेंड, मॉइस्चराइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है बिकॉज लोगों को लगता है कि स्किन हाइड्रेटेड होती है, बट हाइड्रेशन कम्स ओनली फ्रॉम वाटर। आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, नो डाउट,
बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो आता है मॉइस्चराइजेशन से। ओके। सो इफ़ योर स्किन इज़ हाइड्रेटेड, वो आपके बाहर के लेयर को बहुत स्ट्रेंथन अप करता है। द बाहर का लेयर इज कॉल्ड एज अ स्किन बैरियर इन लेमैन टर्म। स्किन बैरियर को बिल्ड करने में मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, जैसे वो क्रैक्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली, वो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, इसके लिए वो रूखी सूखी पड़ जाती है। आप उसको उसी टाइम अगर मॉइस्चराइजर लगा लोगे ना, एक जान आना शुरू हो जाएगी, एक लाइट रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी वहाँ से। सो मॉइस्चराइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड थर्ड कम्स द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हम एकदम डे 1 से स्टार्ट नहीं करते। वी स्टार्ट एज अर्ली एज 6 months ऑफ एज। बट बच्चों का सनस्क्रीन थोड़ा डिफरेंट रहता है देन द अडल्ट सनस्क्रीन। ओके। बच्चों के सनस्क्रीन को, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन इन दैट वे। देयर इज अ फिजिकल सनस्क्रीन एंड देयर इज अ केमिकल सनस्क्रीन। ओके। फिजिकल सनस्क्रीन का वे ऑफ वर्किंग क्या होता है, वो आपके स्किन के सरफेस पे बैठ जाता है, अंदर नहीं जाता है। वो आपके स्किन के सरफेस पे बैठ जाता है ताकि अगर सनरेज आती हैं उसके ऊपर तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर लेगा, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके। कमिंग ऑन टू केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन ऐसा सनस्क्रीन होता है जो आपके सन रेज को एब्जॉर्ब करेगा, उसको नलिफाई करेगा, एंड देन उसका जो इफेक्ट है जैसे टैनिंग वगैरह है उसको मिनिमाइज करेगा। तो बच्चों के सनस्क्रीन में फिजिकल सनस्क्रीन प्रेफरेबल है जो आपके स्किन के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करती है, वो सिर्फ एक लेयर बन के रखती है। आपने क्रिकेटर्स को देखा रहेगा ना, वो वाइटिश अपीयरेंस रहता है, दैट इज अ प्योर फिजिकल सनस्क्रीन। जिंक ऑक्साइड रहता है उसमें। वो ऐसा रहता है कि वो सन को अंदर एंटर ही नहीं करने देगा। बट केमिकल सनस्क्रीन आपके सन को अंदर एंटर करने सन के रेस वहां से मतलब छू के निकल जाएंगे ऐसे। यस, तो ये एक डिफरेंस है। अप टिल द एज ऑफ अराउंड 13-14 years वी प्रेफर टू हैव अ फिजिकल सनस्क्रीन बिकॉज बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है जी। आफ्टर 14 यू कैन जंप ऑन टू अ केमिकल सनस्क्रीन। बट अगर आपकी स्किन फिर भी सेंसिटिव है, लोगों की होती है 30 years ऑफ एज में भी सेंसिटिव होती है, तो उन केसेस में हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप फिजिकल सनस्क्रीन अप्लाई करो। सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स। बाद में जो आते हैं सिरम्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, दैट इज एडिशनल। हाँ, जैसे आपने केमिकल सनस्क्रीन बोला, तो वो केमिकल सनस्क्रीन एग्जैक्टली है क्या? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन के अंदर आपके यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको नलिफाई करते हैं, उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, एंड देन वो आपकी स्किन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये मतलब कैप्सूल्स आते हैं कुछ या क्या होता है? नहीं, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो आपके सनस्क्रीन के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मेडिसिन टाइप कुछ होता है? यस, काइंड ऑफ। ओके, मतलब वैसे वाटर में जैसे हम मेडिसिन लेते हैं वैसे ही वो ले सकते हैं। सो ये जो आप बोल रहे हो मेडिसिन, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ओरल सनस्क्रीन। हाँ, अच्छा, दैट इज डिफरेंट है, वो अभी बहुत न्यू है। ओके ओके ओके। उसका मार्केट, उसका जो अवेयरनेस है वो अभी अभी रिसेंट आया है। सनस्क्रीन तो पुराने जमाने से चलती आ रही है, बहुत ज्यादा। तो जो ये केमिकल आप बता रहे हैं वो तो फॉर्मुलेशन में, जैसे आपका मॉइस्चराइजर रहता है, तो मॉइस्चराइजर में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, यू अप्लाई इट, यू डोंट ईट। उसमें भी सेम अप्लाई करना पड़ता है, सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ता है डेफिनेटली। ओके। अब जो आपने बोला कि टैबलेट लेते हैं, हाँ, वहां पे आता है ओरल सनस्क्रीन। हाँ, मैंने ये सुना था। हाँ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ओरल सनस्क्रीन? आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो आपकी स्किन में एक अच्छा ग्लो आता है। व्हेन यू आर वेरी गुड विथ योर वेजिटेबल्स, व्हेन यू आर वेरी गुड विथ योर फ्रूट्स, तो एक स्किन को एक हाइड्रेशन बूस्ट मिलता है अंदर से, एक थोड़ी सी अंदर से चमक आती है। आप 15 दिन ये करके देखिए, देन यू सडनली स्टॉप हैविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो एक डिफरेंस आपकी स्किन में ऑटोमेटिकली आता है। ओके। ये क्यों आता है? बिकॉज दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर समथिंग जो आपके बॉडी के अंदर जो एक स्ट्रेस रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, उसको रोकता है। मतलब जो भी डैमेज हो रहा है आपके सेल्स वेल्स में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी ईट, आजकल जंक खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके अंदर आपके सेल्स के अंदर कुछ तो डैमेज होता है। बट इफ़ द क्वान्टिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी वेल इन योर बॉडी, तो वो इस डैमेज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। तो यही एंटीऑक्सीडेंट्स का जो ब्लेंड होता है, ये कभी टैबलेट फॉर्म में आना शुरू हो गया है। Okay. Different companies have different ingredients into it. But is it safe to take? Definitely. Okay. आपको पहले ये डर्मेट के पास जाके बात कंसल्ट करना पड़ेगा। This depends person to person. This depends person to person. This depends also from the age group.
आप प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग हो, सारी चीज़ें मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए बना हुआ हो। ओके Yeah, but if you're traveling outside and your skin has a tendency of getting tan very easily, तो हम ये बोलते हैं कि बाहर जाने के 1-2 हफ्ता पहले से you can start on oral sunscreen। ओके। बट उससे भी ज़्यादा बेटर ये है जब आप ऑर्गेनिक जाते हो। ऑर्गेनिक जैसे- जाएंगे तो सब बेटर ही है। सब बेटर ही है। नहीं। आप फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स खाइए, एकदम कलरफुल रंगीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। स्पिनच आता है, बेल पेपर्स आते हैं। यू हैव फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी लाइक कीवी, ऑरेंजेस, बेरीज। इसके अलावा आंवला आता है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम द टैन। हाँ, डाइट पे मैं आऊँगा, उसको थोड़ा हम लोग अलग रखते हैं। करेंगे, बिल्कुल। फिलहाल मैं यही स्किन का जो बात कर रहा था मैं, तो मैंने देखा, नोटिस किया है कि मेल और फीमेल स्किन का डिफरेंशिएट है ही है, करेक्ट? थोड़ा तो फीमेल्स लोग अप्लाई करते हैं, मेल्स लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मैं भी हूँ, आई वांट टू टेक केयर, जैसे कि मेरा हाथ है ये, हाँ। मैं मॉइस्चराइजर करता हूँ, मतलब वो लोशन होता है ना, लोशन लगाते हैं, बॉडी Yeah, लोशंस, body वो lotion। लगाता हूँ, बट फिर भी ड्राई हो जाता है। ओके। फिर जब मैं सीट में से कभी जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, देन इलेक्ट्रिक कुछ ऐसा होता है, वाइब होता है, वी टच और समथिंग, स्टैटिक हाँ, एनर्जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो तो होता है ना, वो जो हमने पढ़ा था बचपन में, बिल्कुल। तो वो जनरेट हो जाता है बॉडी से। Okay। तो मैं बहुत फेस करता हूँ ये, बट आई वांट टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। ओके। तो आप मेंस को भी बताएं कि फीमेल तो करते ही करते हैं, मेंस को भी करना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब स्किन तो स्किन है। तो सेम प्रोसीजर है जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं, वो मेंस और फीमेल दोनों के लिए सेम है? प्रोसीजर सेम है, लेकिन प्रोडक्ट्स थोड़े डिफर हो सकते हैं। ओके। इन टर्म्स ऑफ अगर आप फेस वॉश समझो तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल स्किन एंड अ मेल स्किन। तो कंपैरेटिवली लड़कों में ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी स्किन कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑयली रहती है देन फीमेल, तो उनको एक्ने ब्रेकआउट्स होना बहुत कॉमन होते हैं। सेकेंडली, उनकी स्किन की थिकनेस ज़्यादा होती है करेक्ट। कंपेयर टू फीमेल। फीमेल की स्किन थोड़ी थिन होती है एंड मेल्स की स्किन थोड़ी थिक होती है। थर्ड, रिंकल्स की बात करते हैं। रिंकल्स बहुत ज़्यादा डीप होते हैं मेल्स में कंपेयर टू फीमेल्स। ओके। फोर्थ, जब एज करते हैं तो फीमेल स्किन एज फास्ट होती है कंपेयर टू मेल स्किन। ओके। क्यों? क्योंकि फीमेल स्किन पतली है तो सैग जल्दी होएगी। नो डाउट रिंकल्स इनमें डीप होएंगे, मेल्स में रिंकल्स डीप होते हैं, बट सैगिंग वाला प्रोसेस जो है ना, थोड़ा डिले हो जाता है, एज के साथ आता है, एज थोड़ा और लेटर थोड़ा लेट हो जाता है। ओके। तो माइल्ड चेंजेस हैं दोनों में। अगर मैं फेस वॉश प्रेफर करूँगी फीमेल में तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीप क्लेंजिंग फेस वॉश तब दूंगी जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट मेल्स में यू नीड अ डीप क्लेंजर, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन टाइप। अगर हाँ। उनकी स्किन ड्राई है, ऐसे मेन में भी स्किन ड्राई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, तो जैसे मेरी है स्किन, मेरी ड्राई स्किन है। हाँ, तो उन केसेस में जो हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं वो अगर आप ऐड करते हो तो दैट इज़ बेटर। ऑल्सो पोर साइज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मेल के पोर साइज बहुत एनलार्ज्ड होते हैं, फीमेल्स के पोर्स इतने ज़्यादा एनलार्ज नहीं होते। पोर्स को कैसे समझे थोड़ा ये इसको? छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके स्किन में, तो वो ओपन होते हैं जैसे ओपन हो या क्लोज हो, दैट इज मेजरली ऑन द स्किन टाइप। ऑयली स्किन होती है तो Okay. ओपन होते हैं, ज़्यादा एनलार्ज ओपन होना बेटर है या क्लोज होना बेटर है? अगर किसी का क्लोज है ऑलरेडी, हाँ, तो उनकी स्किन ड्राई है, ड्राई है, अच्छा। कंपेरेटिवली। देखो, दिस इज वेरी जनरल वॉट एवर वी आर टॉकिंग। ऑयली स्किन में जनरली आपके पोर्स थोड़े से एनलार्ज होते हैं, ओके। क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स वो वहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, एंड ड्राई स्किन में आपके पोर्स कंपेरेटिवली श्रिंक्ड रहते हैं, ओके। वैसा। तो मेल में फीमेल के कंपेयर में पोर साइज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इनके स्किन पे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली सूट हो जाते हैं कंपेयर टू फीमेल, जहाँ पे प्रोडक्ट्स ईजिली इतना ज़्यादा सूट नहीं होते हैं, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है फीमेल्स में। वैसे मतलब प्रोसीजर सेम है, खाली प्रोडक्ट्स डिफर करते हैं। प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत डिफर होते हैं। प्लस एक और चीज़ होती है, फीमेल आर वेरी एंथुसियास्ट कि हाँ, हमें ये भी ट्राई करना है, मार्केट में ये भी आया है, वो भी आया है, मुझे ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, मुझे अंडर आई का प्रॉब्लम है, मुझे वो छोटे छोटे चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं। एंड मेल्स कंपैरेटिवली क्या होता है, बस एक हाथ चीज़ बता दो,
जिसमें सब ठीक हो जाए। हाँ यस यस। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना पड़ता है जी जी। कि आप सिर्फ 3 चीज़ें रखो, उस पे ही स्टिक रखो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट। तो जो स्किन केयर होता है वो सिर्फ डे के लिए होता है या नाइट के लिए भी स्किन केयर होता है? मतलब इट्स अ फुल 24 आवर्स का उसका कुछ प्रोसीजर है? सो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन वो मोस्टली होता है टू प्रिवेंट द स्किन, ओके एंड नाइट स्किन केयर रूटीन इज मेजरली टू रिपेयर द स्किन। ओके। यस, सो मॉर्निंग में क्योंकि आप पूरा टाइम बाहर एक्सपोज रहते हो, धूल मिट्टी बढ़ती जा रही है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ख़राब है, इतनी ज़्यादा अच्छे से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों के वजह से सुबह के टाइम पे देर इज़ मोर डैमेज टू द स्किन। ऑल्सो सन रेज बहुत ज़्यादा हार्श होते जा रहे हैं, द ओजोन लेयर इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, जिसके वजह से सन आपकी स्किन को डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुबह का जो टाइम रहता है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द सन एंड द एक्सटर्नल पोल्यूशन। तो वहाँ पे आता है मेजर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अप्लाई करना इज़ द मेन स्टे इन द ट्रीटमेंट और इन द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, आई वुड से। कितने बार सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना चाहिए दैट दिन में? डिपेंड्स। क्योंकि देखो मेल से अगर मैं मेल हूँ तो मैं मोस्टली आउटसाइड रहता हूँ, घर पे कम रहता हाँ। हूँ, तो सन से तो डायरेक्ट लिंक हो जाता है हमारा। यस। तो फिर अगर हम जाते हैं तो एक बार अप्लाई करके गए हाँ। तो वी हैव टू कैरी कि कभी भी और दूसरी बार भी लगाएं, कैसे करें उसको? सो आइडियली यू शुड कैरी, क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया एंड आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो अगर स्वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सनस्क्रीन आधा पौना घंटा ही चलेगा। ओके। लेकिन अगर स्वेटिंग ज़्यादा नहीं है तो उसका असर 2-3 घंटे तक चलेगा, देन इट्स बेटर दैट यू रीअप्लाई इट। लेकिन अगर आपका काम पूरा टाइम धूप में नहीं है, आप बोलोगे कि मैं ऐसा हूँ कि मैं नीचे जाऊँगा, कार में बैठूँगा, आई ट्रैवल फॉर अराउंड एन आवर और 2 एंड देन आई सिट इन माई ऑफिस, ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑफिस में ज़्यादा बैठते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी अप्लाई नहीं करेंगे तो ठीक है, बट अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट जो पूरा टाइम बाहर रहते हैं तो उनके लिए तो कंपल्शन है ही, मतलब 2 टाइम्स तो मिनिमम लगाएं। मिनिमम। नाउ कमिंग ऑन टू द नाइट रिपेयर प्रोसेस ऑफ द स्किन, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बिकॉज पूरे दिन की धूल मट्टी लेके अगर आप वैसे ही सो जाओगे तो पूरी रात वो आपके स्किन को और ज़्यादा डैमेज करेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन की धूल मट्टी को वी नीड टू क्लीन इट प्रॉपरली, अदरवाइज द पोर्स विल बी क्लॉग्ड, वो एक्ने कॉज करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके स्किन को और ज़्यादा डैमेज करते जाएगी। तो क्लीन करना ही है, एंड बेसिक एटलीस्ट एक मॉइस्चराइज़र का लेयर लग जाएगा तो वो आपके स्किन बैरियर को इम्प्रूव करेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मॉइस्चराइज़र से आपका आउटर मोस्ट लेयर थिकन अप होता है, हेल्दी होता है। तो रात के टाइम पे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ऐड करना विच इज़ रिच इन सेरामाइड्स, स्क्वालिन, ये हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो आपके स्किन को बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द वेरी बेसिक रूटीन, ये इतना तो करना ही है बाय हुक और क्रुक। फिर वहाँ पे आते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट कंसर्न को लेके। जैसे अगर आप बोलोगे कि टीनेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक्ने का। हाँ, मेरा सवाल वो भी है कि एक्ने का वजह क्या है? टीनेज में एक प्यूबर्टी हिट होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से आपके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, जिसके वजह से सरफेस पे ऑयलीनेस आना शुरू हो जाती है। नाउ दिस ऑयल कैन फीड टू द बैक्टीरिया कॉजिंग मोर अमाउंट ऑफ एक्ने। एक्ने के साथ साथ फिर आपको डैंड्रफ आता है, फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है तो बॉडी एक्ने आता है, स्पेशली ट्रंक पे, बैक पे, आर्म्स पे। तो दिस मेजरली इज़ द कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंज आई वुड से। बट उसके साथ साथ फिर आपका खाना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट ये तो नेचुरल है ना कि दिस इज नेचुरल, दैट्स द वाई, दैट्स द रीज़न हर टीनेज को इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होती है, 1% होंगे। बट वो लोग डर जाते हैं बहुत, तो ऐसे डरने की नीड नहीं है, राइट? आई थिंक अभी पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि उनको डर तो नहीं लगता है, कि पता है ये एज में ऐसा होना ही है, माइट एज वेल गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट डन, किसी से कंसल्ट करवा लो, बेसिक रूटीन लिखवा लो, ठीक हो जाएगा। बट यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम ही वो है, जैसे मैंने बोला, क्योर करने के पीछे जाते हैं, आएंगे प्रॉब्लम लेके, क्योर कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद वो वापस आता है। वापस आएंगे क्योंकि अल्टीमेटली इट्स विद इन, इट्स फ्रॉम विद इन। आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं,
ऑयल ग्लैंड्स अंदर से ट्रिगर हो रहे हैं, हम सिर्फ बाहर से क्या करेंगे, उसी ऑयलीनेस को कंट्रोल करेंगे. वी विल ट्राई टू कीप योर स्किन हेल्दी, वी विल ट्राई टू अनक्लॉग द पोर्स. तो वो सब बाहर के प्रोडक्ट से होएगा, बट अंदर की चीज़ों को आप कैसे रोकोगे? उसको कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से थोड़ा चेंज किया जा सकता है. लाइफस्टाइल ही चेंज करना होगा, चेंज करना पड़ेगा, बट लाइफस्टाइल इज ऑल्सो 50%. रेस्ट 50% इज स्किन केयर. इतना है. हाँ, लोग बोलते हैं कि सिर्फ स्किन केयर करो बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो तो भी चलेगा. नहीं. सो जितना स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है उतना ही लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है. तो उस वजह से स्किन केयर आपको कंटिन्यू में करना ही चाहिए. तो टीनेज में देयर आर टू थिंग्स. अगर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन होती है तो सैलिसिलिक एसिड एक इंग्रेडिएंट रहता है, इट्स अ BHA, वो आपके ऑयलीनेस को कंट्रोल करता है. तो दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एक्ने. जब आप 20s में आते हो तो 20s में इंक्लूडिंग एन एंटीऑक्सीडेंट इन योर स्किन केयर रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत ज़्यादा धूप में जाना शुरू कर देते हो तो सनस्क्रीन के साथ अगर आपने एक हाइड्रेटिंग एंटीऑक्सीडेंट शुरू कर लिया लाइक नायासिनामाइड और विटामिन C सीरम, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. फिर जब आप लेट 20s में आते हो तब आपको ये टेंशन आना शुरू हो जाता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या बूढ़ी हो रही हूँ, रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइन्स आ रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर इट. तो तब आता है रेटिनॉल का काम कि रेटिनॉल आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले कर लेती है, आपके कोलाजन प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा देती है. फिर जब आप लेट 30s एंड 40s में आते हो उस टाइम पे आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, अगेन ड्यू टू हार्मोनल रीजंस. ड्राई होना शुरू हो जाती है जिसके वजह से एक अच्छा मॉइस्चराइज़र गेम अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उस टाइम पे हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए. बट यू नीड टू कंटिन्यू विद द रेटिनॉल बिकॉज रेटिनॉल एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग. तो ऐसा एज टू एज काफ़ी ज़्यादा डिफर होता है. दिस इज़ वेरी बेसिक. इसमें स्किन टू स्किन टाइप भी आता है कि 30s में भी लोगों को एक्ने आते हैं, 40s में भी लोगों को एक्ने आते हैं. तो हर चीज़ को अलग तरीके से डील किया जाता है. बट जो मैंने बताया दैट इज़ द बेसिक रूटीन. हाँ, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, स्किन भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा किसकी स्किन कैसी है, क्या है. एग्जैक्टली. तो अभी जैसे कि घर के रेमेडीज होते हैं, नुस्खे बोलते हैं जो दादी अम्मा बोल के जाती हैं कि ये कर लो ये कर लो. हाँ. जैसे पिंपल्स आते तो मुझे जो रेमेडी मालूम है कि वो जो स्पिट होता है लगा दो एंड सुबह तक देन यू आर नॉर्मल. मतलब सुबह का फर्स्ट स्पिट. यस ये मेरी मम्मी भी कहती है और बहुत सारे तो थे. हाँ, मैंने 2-3 बार अप्लाई करके देखा था और ये हुआ था तो मुझे वो ऐसा लग गया था कि हाँ यही है. तो ये इज इट अ मिथ और घर के नुस्खे थोड़े काम आते हैं? बहुत थोड़े काम आते हैं. जैसे लोग कच्चा दूध लगाते हैं. यस. अभी कच्चा दूध एग्जैक्टली क्या है? सो मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड. ओके. अब ये लैक्टिक एसिड के सिरम्स भी मिलते हैं बाहर. ओके. तो जब आप कच्चा दूध लगाते हो उसमें से जो लैक्टिक एसिड है वो आपके स्किन के डेड स्किन लेयर को रिमूव कर देता है. रिमूव करता है तो जो न्यू स्किन आती है दैट इज़ कंपैरेटिवली मोर फ्रेश. कंपैरेटिवली जो पिगमेंटेशन होती है, थोड़ी बहुत जो टैनिंग होती है वो बेटर हो जाती है, थोड़ा कम दिखती है टैनिंग. तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ घर के नुस्खे बेटर हैं. प्लस लैक्टिक एसिड इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, थोड़ा हाइड्रेशन पे भी काम करता है. तो लोगों को लगता है हाँ सॉफ्ट हो गई स्किन इसके वजह से. बट हर एक चीज़ नहीं काम करती है. लोग नींबू लगाते हैं फेस पे, कांट डू दैट. अच्छा, ये तो मैंने नहीं सुना. हाँ, नींबू लगाते हैं, इट्स वेरी एसिडिक फॉर योर स्किन. ओके. तो वो आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकता है, हार्श हो सकता है आपकी स्किन के लिए. तो दैट इज़ नॉट फॉर योर स्किन. तो मतलब प्रोडक्ट यूज़ करना हार्मफुल नहीं है? हार्मफुल है जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है. अच्छा, मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट आपको लगाना चाहिए. हाँ, मतलब आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी किचन इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन यूज़. आई कैन से यू कैन यूज़ हनी, बट जो एक्ने प्रोन ऑयली स्किन होते हैं उनके लिए हनी भी बहुत ज़्यादा क्लॉगिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं. आई नो पीपल हु स्वेयर बाय एलोवेरा. लोगों को लगता है एलोवेरा बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, नेचुरल है, बट मैं बोलूँगी 40% ऑफ लोगों को एलोवेरा सूट ही नहीं करता. हल्दी, एलोवेरा, वो मुल्तानी मिट्टी. आपको क्या मालूम जो आप हल्दी यूज़ कर रहे हो दैट इज़ ऑर्गेनिक. हाँ, प्रॉब्लम उसमें भी है कि आजकल कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, जिसके वजह से रिएक्शंस बढ़ते जा रहे हैं. लोग आ रहे हैं, मैंने कल ये लगाया था, आज मेरा फेस बर्न हो रहा है. मैंने कुछ किया थोड़ी था, घर का ही लगाया था. अरे भाई, घर का लगाया दैट इज ओके, बट इट इज नॉट मेंट फॉर योर स्किन. यस. तो जैसे कि बहुत सारे सीरम्स है, जैसे आपने बताया सब सीरम्स है, तो
इतने मार्केट में इतने सीरम्स होने से जो ऑडियंस है, वो जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा सीरम लेना चाहिए? बेसिक, अगर बेसिक बात करें कि जनरली ये लोगे तो हार्मफुल नहीं होगा कोई भी स्किन कैटेगरी में। हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है, बट उतना फिर यूजफुल भी नहीं होएगा। ओके। अगर मैं बोलूँगी कि एक इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड, वर्क्स ऑन एवरीबडी, मतलब सेंसिटिव स्किन से लेके मैच्योर स्किन तक काम करता है। वो फ्रेशन अप फील होता है, हाइड्रेटेड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज़ नॉट द मास्टर ऑफ एनीथिंग। आप समझे? वो एक प्रोवर्ब रहता है ना कि एक ही चीज़ में बट वो मास्टर है, ये वैसा है, वैसा नहीं है। हाँ, बस ये वो सब में टेम्परेरी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना। हाँ। इट्स नॉट टेम्पररी, इम्प्रूवमेंट आती है, बट किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं कर मास्टर पाता नहीं। तो दैट इज़ सेफ टू यूज़ फॉर एवरीबडी। बट वही बात हो जाती है कि अगर आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो तो माइट Why एज not वेल proper consult and एग्जैक्टली go for it? Yes. हाँ, नायासिनामाइड इज़ ग्रेट फॉर पीपल जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको विटामिन सी सूट नहीं होता है, तो उनके लिए हम नायासिनामाइड प्रेफर करते हैं। ऐसा अच्छा बहुत है, नाम नहीं खराब करना चाहिए उसका, अच्छा बहुत है, बट वही है कि अगर आप प्रॉपर कंसल्ट करके करोगे तो दैट वुड बी बेटर। तो अभी हम आते हैं स्किन प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन में। तो आप बताएं कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिक या टॉप मोस्ट, आप और उसका सोल्यूशन बताइए। ठीक है। मेजर प्रॉब्लम इज एक्ने ओके। आजकल। तो एक्ने के लिए लोग जो बोलते हैं, मेजरली एक्ने होता है इन ऑयली स्किन, ड्राई स्किन में भी होता है बट ऑयली स्किन पे ज़्यादा होता है। तो लोगों का एक मिथ है कि क्योंकि अगर स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए, ओके। जो कि गलत है। आपकी स्किन ऑयली है बट उसके साथ साथ वो डिहाइड्रेटेड भी है, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन की जो हाइड्रेशन लेवल है वो फुलफिल नहीं होएगी। बट मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा ना। और सो वहाँ पर ही आता है कि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो तो ज़्यादा ऑयली होती है। ओके। या सो दिस इज़ अ रिवर्स मैकेनिज्म। अगर आपने स्किन को वॉश किया तो उस टाइम पे स्किन थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो गई, डेफिनेटली क्लीन हो गई बट डिहाइड्रेट हो गई, एंड उस टाइम पे अगर आपने कुछ हाइड्रेटिंग एजेंट नहीं लगाया, देन योर स्किन सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन दैट देयर इज़ नो हाइड्रेशन फ्रॉम आउटसाइड। फिर आपका ब्रेन क्या करेगा ना, वो हाइड्रेशन को कंपेंसेट करने के लिए आपके ऑयल को और ट्रिगर कर देगा, आपके ऑयल ग्लैंड्स को और ट्रिगर कर देगा। सो फिर ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि यार मैंने अभी फेस वॉश किया और 2 घंटे में वापस ऑयली हो गया, फिर फेस वॉश किया, फिर ज़्यादा ड्राई हो गया, और ज़्यादा ड्राई हो गया, और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो गया। तो जब अभी रेगुलरली करते रहोगे ना, तो पहले शायद 4 घंटों के बाद ऑयली हो रहा था बट अभी 2 घंटों के बाद ऑयली हो रहा है। You need to limit the face wash to only twice in a day or max thrice in a day. But after every time you wash your face, you need some hydrating agent. अगर आप serums यूज़ करते हो तो थोड़े hydrating serums यूज़ कर लो, जैसे hyaluronic acid हो गया। hyaluronic acid is very light, आपको sticky भी feel नहीं कराएगा। और you can opt some gel based moisturizers जो sticky नहीं होते हैं, जो सिर्फ hyaluronic acid से बने हुए रहते हैं या allantoin से बने रहते हैं। hydrating agents which don't clog your pores, बहुत हैवी नहीं होते हैं, वाटर बेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप स्किन पे डालोगे तो ओवरऑल आपकी क्वालिटी स्किन की बेटर होएगी। जैसे मैंने बोला, हाइड्रेशन से स्किन बैरियर बनता है, तो स्किन आपका खुद ही खुद बैक्टीरिया से फाइट कर लेगा, एक्ने खुद ही खुद थोड़े से कम हो जाते हैं व्हेन यू हाइड्रेट द स्किन। तो मॉइस्चराइज़र लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ने के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियल एक्ने होते हैं, कुछ कोमेडोन्स होते हैं, मतलब ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। सो हर एक का एक डिफरेंट तरीका होता है डील करना। अगर बैक्टीरिया वाले एक्ने हैं तो एंटी बैक्टीरियल ट्यूब दे दो, अगर कोमेडॉन्स हैं तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं तो कहीं ना कहीं बेंजोइल पेरोक्साइड काम आ जाता है, अडाप्लिन काम आ जाता है, सैलिसिलिक एसिड काम आ जाता है। तीसरी चीज़, जब आपको फंगल एक्ने होते हैं, फंगल एक्ने भी एक तरीके का एक्ने होता है जो डैंड्रफ के वजह से इंक्रीज होता है। Correct. तो उसके लिए एंटी फंगल एजेंट चाहिए रहता है। सो जनरली अगर आप देखोगे तो स्किन केयर रूटीन बेसिक होना चाहिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एंड एक चीज़ को टारगेट करने के लिए एक एक्टिव एजेंट या सैलिसिलिक एसिड या एंटीबैक्टीरियल ट्यूब, वैसा स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम। आपको उसमें अगर आपको विटामिन सी भी डालना है, आपको उसके साथ साथ पिगमेंटेशन भी साथ में ही कवर करना है, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप एक्ने को कंट्रोल नहीं करोगे तो पोस्ट एक्ने मार्क्स को ट्रीट कैसे करोगे? कैसे करेंगे? अगर आप मार्क्स को ट्रीट करने जाते हो और साइड बाय साइड न्यू एक्ने भी आ रहे हैं जो मार्क्स को लीव कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। सो फर्स्ट आप एक्ने को कंट्रोल में लेकर आओ, देन यू कम ऑन टू द
पिगमेंटेशन पार्ट। सो Okay. एक्ने के लिए बेसिक ये है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इज द पिगमेंटेशन। ओके। अब ये पिगमेंटेशन में बहुत डिफरेंट तरीके के पिगमेंटेशन आते हैं। एक होता है कि पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन, मार्क छोड़ के चला जाता है पिंपल। हाँ, ये भी है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन है बहुत। जब एक्ने कॉमन है तो ये तो कॉमन है ही। बट ये यंगस्टर्स में ही ज्यादा होता है मुझे लगता है, ऐसा बाल नहीं छोड़ने है, वाला। सब में होता है। अगर आपकी स्किन का रिपेयरेटिव प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है तो वो मार्क छूट जाता है। छूट जाता है। अगर आप अपने रिपेयर को ज़्यादा फोकस करोगे तो मार्क नहीं छोड़ेगा। अगर हाइड्रेशन को फोकस करोगे, स्किन बैरियर को फोकस करोगे, तो स्किन ऑटोमेटिकली वो मार्क को फेड करने में हेल्प करता है। बट किसी किसी के जीन्स में भी ऐसा रहता है, किसी किसी की स्किन टाइप ऐसी रहती है कि मार्क छूट ही जाता है। आइडियली वो मार्क 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाना चाहिए, 1-1.5 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर वो महीने महीने चल रहा है, दैट मीन्स योर स्किन इज़ अनएबल टू क्योर इट बाय इटसेल्फ, तब जाके हेल्प लेनी पड़ती है पिगमेंटेशन के लिए। कुछ सिरम्स आते हैं, आपको सन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टैन होगे तो पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उस केसेस में मॉर्निंग में ईदर यू स्टार्ट विद अ विटामिन सी बेस्ड सिरम। अगर आपकी अभी एक्ने सबसाइड हो गए हैं तो विटामिन सी लगा लो। विटामिन सी इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बट सबको सूट नहीं करता है वो। तो इसके लिए फिर वहाँ पे आता है या तो नायासिनामाइड लगा लो। नायासिनामाइड इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। या एज़िलिक एसिड लगा लो, वेरी वर्सेटाइल, वेरी ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन। तो ये क्या करेंगे ना, ये वो पिगमेंट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे एंड ओवरऑल स्किन को बेटर बनाएंगे। बट इसके साथ साथ अगर वो मार्क बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो आपको रात में भी कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो पिगमेंट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करे। जैसे वहाँ आता है कोजिक एसिड, अल्फ़ा ब्यूटिन, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्पेसिफिक टू पर स्किन। हर स्किन का क्वालिटी डिफरेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर इंग्रेडिएंट सूट हो। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि डर्माट के पास जाके दिखाना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। दिस इज़ वट एवर वी आर टॉकिंग, इट्स वेरी जनरल, वेरी बेसिक, कि पिगमेंटेशन में भी स्कार्स होते हैं, एक्ने स्कार्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर किसी किसी को रेड वाले मार्क्स आते हैं, किसी किसी को ब्लैक वाले मार्क्स आते हैं। ब्लैक वाले मार्क्स ज़्यादा स्टबन होते हैं, रेड वाले एंड पिंक वाले मार्क्स बहुत ईजिली सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन सबकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफ़र करती है वैसे। सो दिस इज़ द मेजर सेकेंड प्रॉब्लम, एक्ने मार्क्स। थर्ड अभी मेजर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, मिलाज़्मा। ये क्या होता है? ये एक तरीके का पिगमेंटेशन ही होता है जो आपके चीक्स पे स्टार्ट होता है एंड देन वो आपके नोज को कवर कर देता है। वो बटरफ्लाई शेप्ड एक पिगमेंटेशन होता है। खाली ये पोर्शन ही रेड रहता है? रेड नहीं, ब्लैक। ब्लैक होता है। यहाँ पे ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन डिपॉजिट होता है। ये पिगमेंटेशन आपका फोरहेड वगैरह पे भी जा सकता है, बट द कॉमन एरिया इज योर चीक। वो स्पॉट्स हो जाते हैं वैसे। हाँ, मतलब एक काला दाग आ जाता है। करेक्ट। एंड फिर वो बढ़ते जाता है। किसी किसी दिन आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डार्क है, किसी किसी दिन लगेगा कि इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। करेक्ट। दिस मेलाज़्मा, उसका रूट कॉज होता है आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। सो यूजुअली ये पाया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी। जब प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके बाद उठता है, या तो फिर मेनोपॉजल स्टेज में ज़्यादा उठता है। इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स, मेल्स में भी होता है नो डाउट, बट इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स। ओके। एंड फीमेल्स में इन दोनों में, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनके जीन्स में ये ऑलरेडी है। मतलब अगर आपके मॉम डैड, दादू दादी, नानू नानी, मतलब हेरिडिटरी हो। हेरिडिटी, तो अगर हेरिडिटी में है देन यू आर एक्सपोज टू इट। आपको बस एक ट्रिगर चाहिए एंड वो ट्रिगर आ जाता है बाय हार्मोनल फ्लक्चुएशन। किसी किसी के स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उसके वजह से भी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसके वजह से वो उठना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं लगता है, बट देन ग्रेजुअली जब लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम्हारा फेस क्यों डार्क होते जा रहा है, ये पैच कहाँ से आया, देन यू रियलाइज दिस इज समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। आधे लोगों को वही प्रॉब्लम है कि सामने वाला बता देता है, देन अच्छा कुछ हुआ है। इंडिया में बहुत सारे लोग दूसरों के लिए जीते हैं एक्चुअली। तो खुद के लिए जो
देखे, खुद को ठीक रखे, वो अभी शुरू हुआ है। हाँ इसके पहले की जनरेशन वाज ओनली टू सर्व अदर्स। यस अभी सीखा है सेल्फ लव क्या होता है, तो अभी अभी लोग थोड़ा Self-care अवेयर, क्या होता है? हाँ सेल्फ केयर क्या होता है, वो अभी अभी लोग अवेयर हुए हैं। मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है। सो इन सच केसेस ऑफ मिलाज्मा आपको ये जानना है कि पूरी तरह से क्योर नहीं होता है, यू कैन ओनली मैनेज इट। आपको आपके स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, दैट्स गोना हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल्स। उसके साथ साथ बेसिक चीज़ें लाइक धूप से, गैस से, कुकिंग फ्लेम जो होती है वो, सोना, स्टीम, जो भी हीट वाली चीज़ें होती है, जैसे आप लाइट्स के सामने बैठे हो, हाँ तो ये चीज़ें उस पिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। ओके सो अप्लाइंग अ सनस्क्रीन ऑलवेज विल बेनिफिट इन दैट केस। एंड फिर नाइट में वो मिलाज्मा को ट्रीट करने के लिए वी डू सर्टन थिंग्स, बट मिलाज्मा क्या ऊपर के लेयर पे पिगमेंटेशन नहीं होती है। मिलाज्मा इज सेकेंड लेयर पिगमेंटेशन, मतलब एक दो लेयर्स होते हैं, एक एपिडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है। ये जो डर्मिस है ना, वहाँ पे ये पिगमेंटेशन होती है। तो जो भी आप क्रीम्स लगाते हो ये ऊपर वाले सरफेस तक ही रहता है, तो ऊपर का जो भी टैन वगैरह है वो सब कम हो जाएगा, बट ये डर्मल जो आपका पिगमेंटेशन है उसको ट्रीट करने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट्स कराने की नीड होती है। ओके वहाँ पे फिर आते हैं लेज़र्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, लेज़र्स, पीको लेज़र्स, पील्स हेल्प करते हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट में जाना इज़ बेटर ऑप्शन, बट ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी अ सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी शुड बी द होम केयर। पता Okay. चला आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो बट घर पे सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, देन यू आर मेकिंग मोर डैमेज टू द स्किन। ओके तो पहले स्किन केयर रूटीन से शुरू करो, देन यू गो फॉर ट्रीटमेंट्स, बट अलॉन्ग विथ इट आपको अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करना है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है, आपके फूड में बहुत चेंजेस लेकर आनी पड़ती है, एक्सरसाइज रूटीन अच्छा रहना चाहिए, तब जाके आपको असर पड़ेगा। क्योंकि आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑन इट, लैक्स ऑन इट, बट उनका रूटीन इतना ख़राब होता है ना कि वो हार्मोन्स ऊपर नीचे होने के वजह से आपका पिगमेंटेशन जाता ही नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी स्टबन काइंड ऑफ पिगमेंटेशन एंड यू नीड टू वर्क थ्रू आउट। इट्स अ बैलेंस थिंग, दोनों मैनेज करना पड़ेगा आपको। यस। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आजकल फंगल इन्फेक्शंस जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फंगल इन्फेक्शंस एक तो कम्युनिकेबल होता है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेकेंड, वो आपके स्किन बैरियर, इफ़ योर स्किन बैरियर इज़ नॉट दैट गुड, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या करना चाहिए, वो जहाँ पे भी उसको गीलापन मिलेगा ना वहाँ पे ग्रो होगा। सो यू नीड टू वेयर सर्टन क्लोथ्स जो काफ़ी ब्रीदेबल हो, जिसमें पसीना ज़्यादा नहीं आए, एंड जो हल्के गीले कपड़े होते हैं ना, डैम्प क्लोथ्स होते हैं, लोग वैसे ही उसी दिन सुखा के पहन लेते हैं, थोड़े गीले रहते हैं, चल जाता है, वो नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको बेसिक हाइजीन मेंटेन करना है कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेटी होते हो आप, टेक शावर 2 times in a day, क्लीन इट ऑफ प्रॉपरली, एंड उससे फिर ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है। अगर हो जाता है तो बेसिक केयर जैसे एंटी फंगल शुरू करने पड़ते हैं। सोप्स में भी आते हैं, पाउडर्स में आते हैं, क्रीम्स में आते हैं। बट क्या हो जाता है ना, जब आपको ये प्रॉब्लम आती है आप पहले खुद को मेडिकेट करते हो, एंड उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब एक फंगस है, उसको आप ट्रीट कर रहे हो बट आप उसको आधा ट्रीट कर रहे हो। आपको लग रहा है 15 दिन में इचिंग गई तो वो ठीक हो गया, फिर 15 दिन के बाद आप स्टॉप कर लेते हो, फिर वो वापस ग्रो होता है, फिर आप लगाते हो, फिर वो स्टॉप होता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज टिल अ टाइम जहाँ पे वो क्रीम उसको ठीक ही नहीं कर पा रही है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि तो आपने इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम है कि इतने पीरियड तक आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए? हाँ, वो डिफर करता है ना, Okay. कितना एक्सटेंट इन्वॉल्व है उसमें। अगर आपको इन्फेक्शन थोड़ा सा है तो कम टाइम के लिए, बट आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका है तो टाइम बढ़ जाता है आपका। तो जनरली थिंकिंग ये है कि अगर आप लगा रहे हो प्रोडक्ट, कुछ भी कर रहे हो, तो वो अगर इम्प्रूव हो गया तो छोड़ देते, क्योंकि हो गया ना। देखो, देयर आर 2 थिंग्स, एक सिम्टम रहता है और एक एक्चुअल प्रॉब्लम रहती है। सिम्टम बहुत देर से आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम का मतलब इचिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स। Okay. इन्फेक्शन आज से ही है बट सिम्टम शायद 5 दिन बाद आएंगे, ठीक है।
सिम्टम को आपने ट्रीट कर लिया, आप सोचते हो कि इन्फेक्शन गया, बट वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। ओके। फिर अगर समझो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 फंगाई हैं, फंगस इन 100, उसमें से आपने क्रीम लगा लगा के 80 को मार दिया, इसकी वजह से आपका सिम्टम ठीक हो गया, बट वो 20 हैं और वो 20 को कैपेसिटी है टू ग्रो अगेन टू 100 एंड इट विल ब्रिंग बैक द सिम्टम बैक। तो कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेट करने के चक्कर में आप रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हो, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आइडियली आपको लगता है 15 दिन में ठीक हो गया था, वो साल भर भी लोग सेम ही प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। तो इन सच केसेस डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मेडिकेट करना बंद करिए एंड प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे कि सिम्टम चला गया है तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट चालू रखनी है टिल द टाइम डॉक्टर आस्क यू टू स्टॉप द ट्रीटमेंट। ओके। क्योंकि फंगाई है नहीं है वो आपको नहीं समझेगा, वो डॉक्टर को समझेगा ऑब्वियसली। तो सेल्फ मेडिकेट मत करो, बट बेसिक केयर कि अगर किसी को घर में है फंगाई इन्फेक्शन तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके कपड़े अलग से धोइए, डेटॉल में धोइए, प्रॉपर सुखाइए, गीले मत रखिए, वेयर लूज क्लोथ्स, ऐसे टाइट डेनिम्स या जीन्स नहीं पहनिए, कॉटन ट्राउजर्स पहनिए। तो बेसिक चीज़ें ये है, बट अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ शो इट टू अ डर्मेट, प्लीज़ शो इट टू अ फिजिशियन, दैट वुड बी बेटर। इसके अलावा अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते तो रिसेंटली एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज़ें बहुत उठ रही हैं। एक तरीके की एलर्जी होती है, डर्मेटाइटिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। स्किन को रिएक्ट हो जाता है, रिएक्ट होने के बाद किसी को एक्जिमा फॉर्म हो जाता है। एक्जिमा एक हायर वर्जन होता है डर्मेटाइटिस का, थोड़ा सा जेनेटिक कॉज भी रहता है, बट मेजर इज़ अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं एंड आपकी स्किन की इम्यूनिटी इज़ नॉट दैट गुड, इफ़ योर हाइड्रेशन इज़ नॉट दैट गुड, ड्राइनेस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं एक्जिमा और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। तो इन सच केसेस यू नीड टू मेंटेन योर हाइड्रेशन लेवल थ्रू आउट द ईयर। ऐसा मत सोचो कि गर्मी है तो हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ठंडी में हाइड्रेशन की ज़रूरत है। एंड आपको पता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा फॉर्म होने से पहले ही यू नीड टू वर्क ऑन इट। अब वेट मत करो, अभी आ गया अभी ट्रीट करना है, फिर उसको ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बट प्रिवेंट करने के लिए कुछ बेसिक केयर होती है, जैसे थ्रू आउट द बॉडी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है वंस और ट्वाइस इन अ डे। एंड अगर आपकी स्किन बहुत एक्सट्रीमली ड्राई है तो आजकल यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, मॉइस्चर आता है, एक्यूरिया आता है, जेरिना क्रीम आती है, दीज आर द नॉर्मल ब्रांड्स, दीज आर यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। तो ये यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जैसे हैंड्स हुए, फीट हुए, क्रैक फीट हुए, हाँ मेरे हो जाते हैं ड्राई, हाँ एल्बोज हो जाते हैं ड्राई, क्योंकि कांस्टेंट फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्यों है? क्योंकि नरिशमेंट नहीं है। अगर आप इसको मॉइस्चराइज करो वो फ्रिक्शन होएगा ही नहीं। तो अगर आप उसको बार बार हाइड्रेट करोगे तो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विल रिड्यूस, बिकॉज ऑफ विच द ड्राइनेस विल ऑल्सो रिड्यूस। तो हाइड्रेशन इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑल्सो इसमें भी एक कंपोनेंट है जहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो आपका एक्जिमा बढ़ जाता है, तो मैनेजिंग द स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रॉब्लम तो नहीं बोला जाएगा, बट स्किन एजिंग, लोग सडनली आते हैं, थोड़े महीने पहले तक रिंकल्स नहीं थे, अभी ये देखो 2-3 रिंकल्स आ गए, कहाँ से आ गए तो जल्दी एज होना शुरू हो जाती है स्किन, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर स्किन केयर ऑल्सो एंड द लाइफ स्टाइल एज वेल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, इफ़ यू स्मोक अ लॉट, इफ़ यू ड्रिंक अ लॉट, अच्छी नींद नहीं है, वर्कआउट नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्किन भी जल्दी बूढ़ी हो जाती है। वैसे यस, जैसे हम जिम जाके अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं तो स्किन का भी ख्याल रखना ही है। जिम जाके आप स्किन का इनडायरेक्टली ख्याल रख रहे हो। अच्छा, इनडायरेक्टली रख रहे हैं। ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन डाउन हो जाता है, कॉर्टिसोल डाउन हो जाता है। सो अल्टीमेटली यू आर गिविंग अ फ्लश टू द स्किन, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से आपके ब्लड में जो भी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं वो आपके स्किन तक पहुंचते हैं प्रॉपर्ली। तो कहीं ना कहीं जिम करना, एक्सरसाइज करना आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है एंड आपके स्किन को और बेटर बनाता है। अभी रिसेंटली मैं अपनी फ्रेंड से मिला तो वो है ना वाइप्स होते हैं ना, वाइप्स हाँ। तो बहुत यूज़ करती है, Wet मतलब अभी wipes? हाँ वेट वाइप्स, यस। वो वाइप यूज़ करेगी, फिर थोड़ा टाइम रुक के फिर से निकालेगी, फिर भी यूज़ करेगी। तो मैं उसको मना करता हूँ, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, बट मैंने भी यूज़ किया 1-2 बार, बट आई फील फ्रेश। ओके, तो इज़ इट गुड और बैड?
वेट वाइप्स आजकल परफ्यूम बहुत ज़्यादा होती है यस 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 सो परफ्यूम जो है वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं सेंसिटिव बनाती है. इट्स Okay. नॉट गुड फॉर एवरी स्किन टाइप. जैसे कुछ कुछ लोगों को परफ्यूम से धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है एंड स्किन रिएक्ट करती है. एंड ऑल्सो इसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप फेस को क्लीन कर रहे हो बट आप फेस को हाइड्रेट नहीं कर रहे हो. तो आप वेट वाइप से क्या कर रहे हो, वेट वाइप्स में कुछ तो क्लीनिंग एजेंट्स भी होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं. वो सिर्फ नॉर्मल टिश्यू नहीं है कि आप पोंछ रहे हो या क्या. इट इज़ अ वेट वाइप, इट हैज़ क्लीनिंग एजेंट्स. तो आप क्लीन कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए फ्रेश लग रहा है बट फिर से स्किन आपकी और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है. सो इनफैक्ट वो आपके स्किन को डैमेज भी कर रहा है, ज़्यादा ऑयली भी बना रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका स्किन बैरियर भी अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द परफ्यूम्स. ओके, तो यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं, इंस्टेड यू कैन यूज़ अ नॉर्मल टिश्यू जो ड्राई टिश्यू होता है, जस्ट पैट इट. हाँ, टैप वो करो, टैप करो. ब्लॉटिंग पेपर्स आते हैं, उसे टैप करो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो. या तो फिर व्हाट यू कैन डू इज़ आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ डूइंग योर स्किन केयर, नॉर्मल वाटर वॉश कर लो, हल्के हाथ से डैप करो एंड रीअप्लाई द सनस्क्रीन. अगर आप वाटर वॉश कर रहे हो तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की नीड नहीं पड़ती है बिकॉज आपने प्रॉपरली डीप क्लेंस नहीं किया है तो. लेकिन सनस्क्रीन की एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है तो इसके लिए हम रिपीट अप्लाई करने के लिए बोलते हैं. एंड व्हेन यू रीअप्लाई द सनस्क्रीन तो क्वांटिटी कम हो जाती है. तो आइडियली फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी सनस्क्रीन की 2 finger लेंथ होनी चाहिए. ओके, 1 लाइन 2 लाइन. तो इट शुड बी फुल और Full. एकदम पतली होती है या मोटे मोटी वाली? नहीं, प्रॉपरली आपको लेना है. अगर Okay. आप कैलकुलेट करोगे तो आधे टीस्पून जितना होना चाहिए, वो ओके, इतना होना चाहिए फॉर फेस एंड नेक. Okay. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. इसके बाद वो अच्छे से 3-4 घंटे रहता है. अगर आप स्वेट हैवीली करते हो तो कम रहेगा, लेकिन अगर आपका इतना हैवी स्वेटिंग नहीं है तो वो 3 hours तक 4 hours तक चल जाता है. देन आफ्टर 3 to 4 hours व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट वाटर वॉश इट, डैप इट ड्राई एंड देन 1 finger लेंथ सनस्क्रीन फिर से रीअप्लाई. वन. इट इज़ ओके, क्योंकि जो भी आजकल सनस्क्रीन आ गए हैं मार्केट में वो इतने अच्छे हैं कि पूरी तरह से वाटर से एंड स्वेट से निकलते नहीं है. दे आर वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट. एफिकेसी कम हो जाती है नो डाउट, बट फिर भी रहते हैं वो लोग स्किन पे. ओके, तो ये FPS भी मैटर करता है उसमें? SPF की FPS? यस, SPF. SPF, यस, सन हाँ. प्रोटेक्शन फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो अगर आप सनस्क्रीन तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन लाइक एज वाइज, 20 एज दैट डिपेंड्स कि आपका इंडोर ज़्यादा है या आउटडोर ज़्यादा है. ओके, तो सनस्क्रीन का काम है आपको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ सन. तो UVA रेडिएशन होता है, UVB रेडिएशन होता है, देन देयर इज़ इंफ्रारेड लाइट्स होते हैं, विजिबल लाइट्स होते हैं, ब्लू लाइट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है. तो ऐसा आइडियल सनस्क्रीन जो इन सब से प्रिवेंट करे थोड़े कम है. आजकल Okay. मार्केट में ऐसे 500 के भी सनस्क्रीन आते हैं, 3000 तक के सनस्क्रीन आते हैं. देयर इज़ अ ह्यूज रेंज ऑफ सनस्क्रीन्स. तो कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा चूज़ नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है आपके काम पे. अगर आपका काम ज़्यादा करके इंडोर्स है, लाइट्स के इसमें है, तो आपके सनस्क्रीन में ब्लू लाइट प्रोटेक्शन होनी चाहिए. ओके, अगर आपका काम बाहर ज़्यादा है, धूप में बहुत ज़्यादा है, तो आपका UVA और UVB प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपको पता चलता है कि UVA आप PA++ लिखा रहता है, ऐसे कुछ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ हाँ तो जो वो PA+++ होता है ना, दैट इज अगेंस्ट द UVA लाइट. ओके जो SPF होता है दैट इज अगेंस्ट द UVB लाइट. ओके, तो उसका अगर आपका बाहर आउटडोर ज़्यादा काम है तो आप SPF 50 ले लो, 60 ले लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. 50 एंड अबव ऑलमोस्ट इतना ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं. बट PA शुड बी गुड, एटलीस्ट 3+ होना चाहिए. 4+ हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. बट ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. एंड देन री एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लोग बोलते हैं कि मैंने सनस्क्रीन लगाया था मैं फिर भी टैन हो गया, क्योंकि आपके सनस्क्रीन ने सब चीज़ों को ब्लॉक नहीं किया है, पहली चीज़. सेकेंड, आपने प्रॉपर क्वांटिटी लगाई है कि नहीं लगाई है वो भी नहीं पता है. आपने रीअप्लाई किया है कि नहीं किया है वो भी नहीं पता है. तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो उतना ज़्यादा टैन नहीं होता है. बट लोग घूमने फिरने में, काम करने में ये सब भूल जाते हैं. It's not easy for everybody to carry a sunscreen and reapply every 2 to 3 hours. अभी जैसे कोई बाहर जाता है, काम करता है, वो कोई भी वाटर से अगर धो दे चलेगा, मतलब टैप वाटर हो चलेगा, बोरिंग का पानी हो तो
Is it good? We don't know ना, because we go to hotels, we stay there, और we go outdoor या बाहर जाते हैं, तो वहाँ कौन सा पानी आता है वो भी पता नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर बोरिंग का हो गया तो सेफ वही है ना, आप टिश्यू लो, डैप करो, थोड़ा सा Okay. सनस्क्रीन वापस से लगा लो, अच्छा ऐसे। कर लो। सनस्क्रीन वैसे भी आपके स्किन के ऊपर बैठेगा क्योंकि आपने इतने लेयर्स लगाए हैं, आपने कुछ सीरम लगाया है या मॉइस्चराइजर लगाया है, देन सनस्क्रीन लगाया है, तो पहले वाला सनस्क्रीन अभी भी है थोड़ा सा, दूसरा सनस्क्रीन उसके ऊपर ही बैठेगा। बट रात को ये सारी चीज़ें क्लीन करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। लोग बोलते हैं सनस्क्रीन लगा लिया, सुबह स्किन केयर हो गया, नहीं। रात को वो ही सनस्क्रीन आपको पिंपल दे दे, तो क्लॉक करे पूरी रात आपके स्किन को, तो उसको रिमूव करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब वेकेशन में जाते हैं, हाँ, जैसे कि हॉलीडेज पे जाते हैं, अभी मैं ये स्टेट हूँ, अगर इंडिया में ही टूर करता हूँ तो डिफरेंट स्टेट हैज़ अ डिफरेंट वेदर एंड डिफरेंट थिंग, एंड आउटडोर जाते हैं या ठंडी जगह में जाते हैं, तो बहुत लोग का ये भी होता है ना, ठंडी जगह में गए, बोलते हैं यार मैं तो बर्फ़ जगह में था फिर भी मैं काला होके आ गया। वहीं पे आता है कि बर्फ़ जो है वो सनरेज उस बर्फ़ के ऊपर गिरेंगे ना, तो बर्फ़ सनरेज को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो फेंक देता है, और मिरर का काम करता है। मिरर का काम करता है। ओह। वो फेंकता है तो आपके स्किन पे नॉर्मल से भी 50, 60, 70% ज़्यादा सनरेज आती है। ओके। तो जो लोग बोलते हैं ना मैं ठंडी जगह में गया था, बर्फ़ वाली जगह में गया था, इसलिए मैं सनस्क्रीन नहीं लगाया, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो। आप नॉर्मल दिनों में सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो शायद उतना डैमेज नहीं होएगा जितना ठंडी जगह में, बर्फ़ वाली जगह में आपकी स्किन को डैमेज होएगा। एक तो एक एल्टीट्यूड पे रहते हो आप, यू आर मोर क्लोज टू द सन, तो भले ही क्लाउड्स हैं, आपको ठंडी बहुत फील हो रही है, तो आपको सन की हार्शनेस इतनी फील नहीं होती है, बट स्टिल यू आर मोर क्लोज टू द सन, प्लस द स्नो इज डिफ्लेक्टिंग द सन रेज, वैसे तो और ज़्यादा डैमेज होता है। ओके। तो जैसे वैकेशन में भी जाते हैं तो रूटीन यही जो आपने बताया था, सेम रूटीन? तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पे आप सिरम्स वगैरह नहीं भी लेके जाओ तो भी चल जाता है। मॉर्निंग में आपने सिर्फ वाटर वॉश कर लिया, चलेगा। वाटर वॉश करके अगर आप कोई हाइड्रेटिंग सिरम यूज़ करते हो, लाइक विटामिन सी और नायासिनामाइड, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, वो आपके सन प्रोटेक्शन के काम को और ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो अगर आपने नायासिनामाइड सिरम लगा लिया, विटामिन सी लगा लिया, उसके ऊपर सिर्फ सनस्क्रीन लगा दो, डन फॉर द डे। तो 2 स्टेप्स इन द मॉर्निंग, नायासिनामाइड और विटामिन सी एंड योर सनस्क्रीन। रात में प्रॉपरली क्लीन करो एंड देन मॉइस्चराइजर लगा के सो जाओ। अगर आपने रात में प्रॉपर क्लीन करके सिर्फ मॉइस्चराइजर ही लगाया तो सुबह में वापस आपको फेस वॉश करने की नीड नहीं है। सो 2 स्टेप्स इन द मॉर्निंग, 2 स्टेप्स एट नाइट, आई थिंक इतना तो मैनेजेबल है ही। यस। एक और मेरा फ्रेंड है, और ये मैंने बहुत जनों में देखा भी है, जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ऐसे कि ही स्वेट्स अ लॉट, ही स्वेट्स लाइक एनीथिंग। अभी अगर हम बैठे हैं ना तो ही विल स्वेट। उसे एसी चाहिए, कंपलसरी एसी चाहिए, मगर 18 जितना बिलो हो उतना बेटर। अच्छा। मतलब हम लोग कभी उसके साथ मिलने जाते हैं या उसके रूम में जाते हैं तो मतलब वो कश्मीर बन जाता है। इतना ठंडी होती है वहाँ पे, बट ही स्वेट अ लॉट। मतलब नॉर्मली अगर उसको एसी नहीं मिले तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोहिड्रोसिस। ओके। या तो वहाँ पे आपके स्वेट ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, आपके पाम गीले हो जाते हैं, आप पेपर लिखते हो तो फिर आपका पेपर गीला हो जाता है, अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाते हैं, पब्लिकली थोड़ा लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं बाहर निकला नहीं कि मेरा स्वेट आ गया, इधर भी बार बार स्वेट आता है, दे वाइप इट ऑफ अगेन एंड अगेन। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। अगर आपको फोरहेड पे स्वेट बहुत आता है एंड यू कीप ऑन वाइपिंग इट, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। आप फ्रिक्शन अब रब कर रहे हो ना बार बार, फ्रिक्शन की वजह से पिगमेंटेशन भी आता है। ओके। दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल मेलानोसिस। ओके। तो उसके वजह से भी पिगमेंटेशन आता है। लोग बोलेंगे मैं धूप में नहीं भी जा रहा हूँ, अंदर ही बैठा हूँ, बट क्योंकि आप बार बार उसको वाइप कर रहे हो, यू आर डैमेजिंग द स्किन बैरियर, पिगमेंटेशन आ गया। अंडर आर्म्स का स्वेटिंग, हाथों का स्वेटिंग, सोल का स्वेटिंग, फीट के सोल का स्वेटिंग, दैट इज़ वेरी कॉमन। एंड इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप बोटॉक्स करवा लो। ओके। अब ये बोटॉक्स क्या है? हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि बोटॉक्स के बारे में आने वाला था मैं। ओके। हाँ। सो बोटॉक्स इज बोटुलिनम टॉक्सिन। ये एक तरीके का टॉक्सिन होता है। ये डिराइव होता है एक तरीके के बैक्टीरिया से, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी करके बैक्टीरिया आता है।
उसको बहुत प्यूरिफाई करते हैं, उसमें से ये टॉक्सिन आता है। इसका एग्जैक्ट वर्किंग मैकेनिज्म होता है टू रिलैक्स द मसल। मतलब मैंने वो टॉक्सिन लिया, उसको इंजेक्ट किया, उस मसल को इंजेक्ट किया, तो वो मसल रिलैक्स हो गया, रुक गया, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। सो व्हेन यू इंजेक्ट ऑन योर अंडर आर्म्स और योर सोल और योर पाम्स, तो वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को रिलैक्स कर देता है। तो रिलैक्स कर देगा तो ज़्यादा स्वेट डेवलप नहीं होएगा। बट कॉस्मेटिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। स्पेशली अगर आप ऐसे देखोगे लोगों को, तो उनके फोरहेड रिंकल्स बहुत होते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे करूँ तो मेरी लाइंस आ रही है, मैं ऐसे करूँ तो मेरी लाइंस आ रही है। सो दीज आर एक्सप्रेशन लाइंस। अगर मैं बात करते करते बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देती हूँ तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लाइंस डीप होना शुरू हो जाएंगी। तो बोटॉक्स पहले कराया जाता है, डीप होने के पहले इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, डीप हो गई तो फिर उसके बाद बोटॉक्स कराओगे, क्या मतलब? डीप ना हो इसके लिए ही बोटॉक्स करना है कि आपके मसल्स जो ओवर एक्टिव हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स हो जाएंगे तो एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होएगी, तो लाइंस ज़्यादा डेवलप नहीं होएगी। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव केयर दैट यू डू इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग। लोगों को यहाँ पे बहुत रिंकल्स होती हैं, स्माइल करते हैं, रिंकल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अंडर आई पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होती हैं। सो ये उन रिंकल्स को थोड़ा ईज आउट करता है। जो एक्सप्रेशन वाले रिंकल्स, आई एम नॉट सेइंग जो स्टैटिक रिंकल्स हैं। स्टैटिक रिंकल्स मतलब आप कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो फिर भी रिंकल्स हैं, अगर उस पर वो इतना काम नहीं करेगा। बट वाइल यू आर टॉकिंग, वाइल यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, उस टाइम पे जो न्यू लाइंस डेवलप हो रही है, बोटॉक्स उसको स्मूथ डाउन करता है। तो इज इट सेफ टू यूज? बिल्कुल सेफ है। सेफ तब है जब उसको प्रॉपर मसल पे इंजेक्ट किया जाए। जैसे कि हर मसल का काम अपना होता है। अगर कुछ मसल का काम है इसको ऊपर खींचना, और अगर आप उसको रिलैक्स कर रहे हो तो वो शांत हो जाएगा। बट अगर आपने ज़्यादा रिलैक्स कर लिया तो ये नीचे आ जाएगा, फिर आपके आईब्रोज ऐसे नीचे आ जाएंगे। एंड बोटॉक्स का असर 4 से 5 महीना तक चलता है, तो 4-5 मंथ्स तक आपको वैसे रहना पड़ेगा। अगर आपने समझो अंडर आर्म्स पे इंजेक्ट किया तो उसका असर 4-5 मंथ्स तक रहेगा। बट 2 महीने के बाद या बार बार इंजेक्ट करोगे, जब तक नीड ही नहीं है फिर भी इंजेक्ट करोगे, तो मसल का भी एक कैप्चर करने की क्वांटिटी होती है ना। एक मसल को कैपेसिटी होती है, एक मसल को सिर्फ इतना ही चाहिए, उसको मिल गया, फिर वो क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ कर देगा। डिफ्यूज़ मतलब आजू बाजू के मसल्स पे भी स्प्रेड हो जाएगा। फिर जिस मसल पे नहीं जाना चाहिए उधर भी वो चला गया तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं अगर आप ओवर करते हो तो ये अगर मैंने एक बार यूज़ किया हाँ, तो मुझे अभी लाइफ टाइम ही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आफ्टर 4-5 मंथ्स अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप भले कंटिन्यू नहीं करें, बट अगर आपको अच्छा लगा, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अच्छा लगता ही है, तो करवाना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। लाइक अगर आपने 4 महीना ये मसल ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया बिकॉज ऑफ बोटॉक्स, तो फर्स्ट टाइम अगर आपकी एक्टिविटी 100% है तो आफ्टर 4 मंथ्स जब भी वो वेयर ऑफ हो रहा है तो आपकी एक्टिविटी शायद 90% पे आएगी। फिर धीरे धीरे करके अगर आप बार बार करवाते ही रहोगे तो एक मसल मेमोरी होता है ना, उसने 2 साल तक वो यूज़ ही नहीं हुआ है तो वो भूल जाता है खुद को। आप भी भूल जाते हो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, बिकॉज इतने टाइम तक आपने वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके उसके यूनिट्स कम हो जाते हैं। लाइक बोटॉक्स इज मेजर्ड इन यूनिट्स में इंजेक्ट करते हैं हम उसको जी। तो उसके यूनिट्स कम हो जाते हैं विथ एवरी सेशन। उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। पहला वाला बोटॉक्स 4 महीने ही रहेगा, दूसरा वाला बोटॉक्स शायद 5-5.5 महीने रहेगा, तीसरा वाला बोटॉक्स शायद 6 महीने रहेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आप उसके यूनिट्स भी कम करते जाओगे एंड आपका ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू एम्ब्रेस इट, यू सेड कि हाँ मैंने प्रिवेंट कर लिया, अब अगर मुझे नीड नहीं है तो मैं नहीं कराऊँ। बट लोगों को वो एक लाइन बनाने नहीं आती है, उनको अच्छा लगता है, देन दे कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर टू इट। बट व्हाई इट साउंड्स नेगेटिव? बिकॉज बहुत सारे लोगों में से अरे इसने तो बोटॉक्स कराया है, मतलब दे साउंड सो दैट कि बहुत नेगेटिव है ये। नेगेटिव इसके लिए क्योंकि शायद उन्होंने देखा होगा कि उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है। जैसे आप अगर आओगे मेरे पास और बोलोगे कि मैंने एक पेशेंट को ऐसे देखा था कि बोटॉक्स की वजह से उसका ये ड्रूप हो गया, आईलिड ड्रूप हो गया, मुझे वैसा नहीं दिखना है, आपको फियर आ गया। करेक्ट। फियर के वजह से
आप डर गए, बट अगर किसी ने बोटॉक्स बराबर किया होगा तो आपको शायद रियलाइज ही नहीं हो कि उसने बोटॉक्स कराया है। Okay. हो सकता है ना, बिकॉज आजकल एकदम फ्रोजन फेस नहीं लेके चलते हैं कोई भी आपके लाइंस को सिर्फ सॉफ्टन करता है। आजकल जो भी डॉक्टर्स होते हैं दे डोंट ओवर डू बोटॉक्स, दे अंडर डू बोटॉक्स। थोड़ी लाइंस होना अच्छी बात है, स्माइल करते हो ये लाइंस आना अच्छी बात है, एक वार्मथ आता है आपके स्माइल में, आप एक्सप्रेशन दे रहे हो तो लगना भी चाहिए ना कि आप थोड़े गुस्से में हो, नाराज़ हो। पूरा टाइम सेम फेस लेके बैठोगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, या तो ये नाराज़ ही नहीं होता है बिल्कुल, या तो ये कभी खुशी नहीं होता है। तो हैविंग सर्टन एक्सप्रेशंस आर गुड। तो बोटॉक्स अगर आप सही तरीके से और सही क्वांटिटी में यूज़ करते हो तो शायद सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने बोटॉक्स कराया है। यू आर जस्ट लुकिंग अ लिटिल यंगर। ओके, आप यंग अपीयर करोगे, थोड़े रेडियंट अपीयर करोगे, एंड आपको बताने की नीड नहीं है। बताओ तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज समथिंग दैट पीपल यूजुअली हाइड। या कि मैं क्यों बताऊं मैंने कितना खर्चा किया है अपने तो इज इट एक्सपेंसिव? लिटिल, एक्चुअली नहीं, बाकी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव है। व्हेन यू टॉक अबाउट फिलर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट थ्रेड्स, कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बोटॉक्स इज समथिंग यू शुड इन्वेस्ट इन। ओके, कमिंग टू फिलर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो उन लोग कराते हैं, या क्योंकि उनको दिखना होता है, स्क्रीन में आना होता है, डेफिनेटली दे हैव टू शो देयर ब्यूटीनेस एवरीथिंग, सो दे डू इट। या तो नाउ पीपल कॉपी देम कि अगर ठीक है वैसा मुझे भी दिखना है, वैसा मुझे भी करना है, तो एक तो उनका रूटीन वैसा नहीं रहता है, तो फिलर्स आ जाते हैं, जैसे कि लिप फिलर्स हो गए, हाँ, नोज फिलर्स हो गए। तो हाउ ऑफन डी पीपल डू, एंड इज इट सेफ और नॉट? सेफ है, ऐसा Okay. नहीं है कि सेफ नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट आने के। थोड़े रिएक्शंस हुए, स्किन थोड़ी डैमेज हुई, मतलब किसी किसी केस में तो ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर आपके ब्लड वेसल के अंदर जाता है तो आपको फिलर को ऐसे सरफेस पे पुट करना है जहाँ पे वो आपके ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन एरर समझो, या एनाटमी सबकी डिफरेंट होती है। इंजेक्टर अच्छा होना चाहिए। इंजेक्ट अगर किसी को एनाटमी पता है आपके स्किन की, कौन सा मसल किधर लाई करता है, कौन सा ब्लड वेसल किधर लाई करता है, तो चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के। बट ओवरडू कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरडू अगर आप करते हो तो वो नेचुरल भी नहीं दिखता है, एंड फिलर्स हैव द कैपेसिटी टू स्वेल। अगर आप ओवरडू कर रहे हो, वो स्वेल होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, तो शायद आपका फेस भी सूजा हुआ लगेगा, एंड इट माइट कंप्रेस द ब्लड वेसल ऑल्सो। फिर अगर आपका इंजेक्टर अच्छा भी हो, बट अगर आप उसको पुश करते हो कि मुझे ज़्यादा इंजेक्ट करो, ज़्यादा इंजेक्ट करो, इवन आफ्टर हिम और हर डिनाइंग आप करवाते हो इंजेक्शंस, तो कहीं ना कहीं इज़ बैड फॉर यू। यू शुड नो द लिमिट टू इट। जैसे अभी लिप फिलर्स है, फिलर्स अगर आप लिप पे करवाते हो तो अराउंड फर्स्ट टाइम कराते हो तो 8-9 महीने चलते हैं, क्योंकि लिप्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बट नोज़ का फिलर बहुत लंबा चलता है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है ना वहाँ पे। करेक्ट, मूवमेंट नहीं है तो 2 साल भी चल जाता है। अब 2 साल के बाद मतलब लिप करो। फिलर्स कराते तो 8 महीने बाद फिर से कराने पड़ते हैं। हाँ, मतलब फिलर्स में ऐसा है। 8 महीने में फिलर्स है क्या एग्जैक्टली? इट्स अ हाइलुरोनिक एसिड। ओके, दूसरे भी आते हैं, सिंथेटिक वगैरह आते हैं, बट मेजरली हाइलुरोनिक एसिड ही यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो ये हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन के नेचुरल स्किन में भी प्रेजेंट होता है। हम क्या कर रहे हैं, एक और बूस्ट डाल रहे हैं, तो वो आपकी स्किन उसको कैप्चर करेगी, एंड फिर वो नॉर्मल हाइलुरोनिक एसिड की तरह उसको डिग्रेड भी करेगी। तो वो डिग्रेड हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट डिपेंड करता है कि कौन से फेस पार्ट पे डाला गया है, उस पार्ट की मूवमेंट कितनी है। अगर आप लिप्स कर रहे हो तो लिप्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मूवमेंट के वजह से वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। अगर आप चीक्स पे करवा रहे हो तो कंपेयर टू लिप्स वो थोड़ा ज़्यादा लंबा स्टे करता है। आप नोज़ करवा रहे हो तो वो और भी ज़्यादा स्टे करेगा, बिकॉज नोज़ की तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है। जब आप बात करते हो तो चीज़ की थोड़ी मूवमेंट तो है ही ना। तो डिपेंड करता है बॉडी टू फेस टू फेस पार्ट कौन सा है एंड कितना रिपीट करना चाहिए। सो कोई भी फिलर 8-10 महीने के पहले रिपीट नहीं करना चाहिए। 8-10 महीने करो, उसके बाद फिर जब जब नीड लगे तब तब करो। लोगों को ऐसा लगता है कि और होना चाहिए, मैं और ज़्यादा बेटर दिख सकता हूँ, फिर वो और के चक्कर में ना वो अपने फेशियल फीचर्स को चेंज कर देते हैं। यू शुड जस्ट एनहांस योर फेशियल फीचर्स, यू शुड नॉट चेंज योर फेशियल फीचर्स। वैसे तो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए।
तो बोटॉक्स फिलर्स ये सब कराने के बाद कमिंग बैक टू नॉर्मल हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि नहीं तो भी वो करवा दिया तो वो आपको मेंटेन ही रखना पड़ेगा? आपको अच्छे दिखने में प्रॉब्लम है तो भले आप नहीं कराओ वो हो जाता है, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन नहीं है? नहीं, यू कैन ऑलवेज नॉट रिपीट इट। आप भले उसको रिपीट नहीं करो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ हाउ यू लुक तो इंसान पहली बार में ही नहीं जाता है। अगर इंसान पहली बार में जा रहा है, उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो देन देयर इज़ नो गोइंग बैक, आई वुड से। कम हो जाता है अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेके ये चीज़ करवा रहे हो। आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे लिप्स बहुत पतले हैं, तो जब आप रिपीटेडली थोड़े टाइम फिलर्स कराते हो ना, तो फिलर्स करवाने से आपके खुद के सेल्स भी कोलाजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फिलर है ये खुद से भी कोलाजन प्रोड्यूस करता है। तो मे बी आफ्टर फ्यू टाइम्स ऑफ डूइंग द फिलर्स ऑटोमेटिकली आपके कोलाजन और ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाते हैं, थोड़े खुद से ही प्लम हो जाते हैं, थोड़े बेटर हो जाते हैं। तो स्टार्ट में जो थे एंड आफ्टर 3 to 4 टाइम्स ऑफ फिलर्स देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव चेंज ओनली। उसके बाद अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो देन यू डोंट डू इट, बट अगर आप फिर भी उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो देन यू डू इट, बट एक पॉइंट आने के बाद यू शुड स्टॉप इट। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि वाइटनिंग ग्लो बात करते हैं तो उसके लिए क्रीम्स आते हैं, तो कितने क्रीम्स सही होते हैं या गलत? ए बी, जैसे कि मैंने देखा है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है कि दे लुक डार्क पहले, नाउ दे ग्लो लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए प्लीज़। पहले सेकेंड वाला आंसर करती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो ये ग्लो आता है वो ग्लो क्यों आता है? मैंने शायद पहले आपको बताया था कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। करेक्ट। दीज एंटीऑक्सीडेंट्स वो आपके बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा होता है उसको रिपेयर करता है, जिसके वजह से आपकी स्किन में एक इंटरनल ग्लो आता है। तो आजकल आपने सुना रहेगा कि लोग IV ड्रिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। देयर आर एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स ऑल्सो। सो इसमें मेजरली जो स्किन वाइटनिंग का कंपोनेंट आता है दैट इज़ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक्चुअली पाया गया था जब लिवर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती थी। इट वाज आइडियली अ कंपोनेंट टू डिटॉक्सिफाई द लिवर। उसका प्राइमरी जो काम है इज़ टू डिटॉक्सिफाई द लिवर। जैसे लिवर सिरोसिस के केसेस होते हैं जिसमें लिवर सड़ चुका होता है, उस केसेस में ग्लूटाथायोन पहले डाला जाता था। एंड उनको पाया गया कि जब ये इंजेक्शंस ले रहे थे तो उनकी स्किन क्वालिटी, स्किन हाइड्रेशन, स्किन में ग्लो आना शुरू हो रहा था। So that was not the primary concern and primary you would say, क्या बोलते हैं उसको, वो एक प्राइमरी उसका काम नहीं है। ग्लूटाथियोन का प्राइमरी काम नहीं है आपकी स्किन को ब्राइट करना, वो लिवर क्लींजिंग का काम, वो लिवर क्लींजिंग करता है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि वो पिगमेंटेशन फॉर्म होने से रोकता है। वो मेलानिन एक कंपोनेंट रहता है आपकी स्किन में जो एक कलर प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, आपके हेयर को। वो ग्लूटाथियोन उस मेलानिन को प्रोड्यूस होने से रोकता है। तब जाके आपको इम्प्रूवमेंट फील होती है, तब जाके वो कॉस्मेटिक वे में आया कि हाँ दिस मच अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन इज सेफ फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। बट साइड इफेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है आपको भी उतना ही साइड इफेक्ट हो जितना उसको साइड इफेक्ट हो। रहता है ना, किसी को एस्पिरिन से साइड इफेक्ट है, बट ज़रूरी नहीं है सबको एस्पिरिन से साइड इफेक्ट हो। हाँ। तो इफ़ यू आर डूइंग इट विद अ सोल पर्पस ऑफ स्किन वाइटनिंग देन यू आर रॉन्ग। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, स्किन की हाइड्रेशन डेफिनेटली बढ़ती है, स्ट्रेंथ वाइज आप बेटर फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। साइड इफ़ेक्ट आता है लेकिन हर इंसान का साइड इफ़ेक्ट अलग होता है। किसी को 4 सेशंस में ज़बरदस्त ग्लो आ जाता है, किसी को 10 सेशन के बाद भी उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं आता है। सो यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन दैट। तो ऐसे फिर ज़्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं या नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए इसमें कि इतना mg ऑफ ग्लूटाथियोन इज सेफ फॉर द बॉडी, उतना ही डालना चाहिए, नहीं तो बॉडी उसको प्रोसेस भी नहीं करेगी। एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल टू द बॉडी, वो भी है। तो ये सब करने से साइड इफेक्ट्स कुछ होता है? दैट डिपेंड्स। इफ़ यू आर एलर्जिक टू इट
तो जब हम आईवी ड्रिप्स वगैरह डालते हैं या टैबलेट्स देते हैं, कुछ कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता है, एलर्जी फॉर्म होना शुरू हो सकती है. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इवन द डॉक्टर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपको नहीं मालूम है कि वो पेशेंट फर्स्ट टाइम ले रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा. देर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाए. देन उस केसेस में आपको उसको सबसाइड करने के लिए किट रेडी होनी चाहिए, एलर्जी को टैकल करने के लिए किट रेडी होनी चाहिए. सो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये हो, बट बहुत ज़्यादा ऑफन होता है. लाइक 1 in 10 पेशेंट्स प्रिकॉशंस लेना है, मतलब प्रिकॉशन फुल होना चाहिए. मतलब आपके पास किट रेडी होनी चाहिए पेशेंट को जिस लेवल की भी एलर्जी हो उसके लिए, एंड इट शुड बी अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम करवा रहे हो, डॉक्टर ही नहीं है, ट्रेनर है. ट्रेनर को पता है डालते कैसे हैं, बट ट्रेनर को ये नहीं पता है कि कॉम्प्लिकेशन कैसे हैंडल करते हैं. सो इट इज़ सेफ अगर आप उतने रिकमेंडेड डोज में दे रहे हो, एक्सेस नहीं कर रहे हो तो सेफ है. एंड यू शुड be aware if there is any complication which is arriving out of it. And coming to the first question, Yes. creams का. So creams, जैसे अगर आप सिर्फ बेसिक मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाओगे ना, तो 1 साल के बाद आपकी स्किन क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी. What you are doing is you are hydrating your skin. But that is the quality, right? वो whitening जरूरी नहीं whitening करे. नहीं, कहीं ना कहीं वो थोड़े हद तक करेगी भी. Okay. फर्स्ट वाइटनिंग या हेल्दी होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. Yes. हम फोकस करेंगे हेल्दी होने में. ऑटोमेटिकली जब स्किन हेल्दी होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक खुद से ही चाम आता है. अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होएगी, तो वो ज़्यादा डार्क अपीयर करेगी. सो इफ़ यू करेक्ट योर हाइड्रेशन लेवल एंड इफ़ यू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एक्सटर्नल यूवी रेडिएशंस, ब्लू लाइट रेडिएशंस, तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन थोड़ी बेटर लग जाती है बिना कुछ और यूज़ किए. ठीक है. लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह आने लगी हैं. वो क्रीम्स में से डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स विच वर्क टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन. वो आपके जो अनइवननेस है स्किन में, उसको इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करता है. बट वो तब तक हेल्प करेगा जब वो स्किन का प्रॉब्लम सुपरफिशियल है. अगर वो डीप प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला मिलाज्मा इज़ अ डीपर प्रॉब्लम, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रीम्स एक लिमिट तक काम करेंगी. वैसे अब आते हैं हेयर के ऊपर. यस. जैसे कि हेयर फॉल होता है बहुत ही कम उम्र में, और हेरिडिटरी होता है लोगों को, जैसे कि पेरेंट्स की नहीं है तो बच्चों में नहीं होता है. तो कितनी सच्चाई है ये बातों में? हेरिडिटी प्लेज अ मेजर रोल इन दी हेयर फॉल. एक तरीके का हेयर फॉल देखा होएगा मेल्स में और फीमेल्स में, जहाँ पे मेल्स में आपका ये पहले पीछे होता है, रिसीड होती है हेयर लाइन, एंड यहाँ पे टक्कर आना शुरू हो जाती है. फिर धीरे 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 करके ये एंटायर रीजन पूरा बाल्ड हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन होता है बाय हेरिडिटी. एंड ऑल्सो इन फीमेल्स एक फीमेल पैटर्न बालनेस आता है. उसमें आपका ये रहता है कि आपके ये जो मांग रहती है ना, ये जो मिडिल पार्टीशन रहती है, ये पार्टीशन वाइडन होती जाती है. बाल पतले होते हैं बट उसमें अपीयर ये करता है कि ये वाइडन होती जा रही है. तो ये फीमेल पैटर्न बालनेस है. नाउ दीज बोथ आर समवेयर, नॉट समवेयर, बहुत ज़्यादा वो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके जीन्स में है तो वो आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. उसमें फिर एक एंड्रोजन करके हार्मोन रहता है, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन ड्राइव करता है इस हेयर लॉस को. सो इट्स अ हार्मोनल रिलेटेड हेयर लॉस, बट उसका बेस रहता है हेरिडिटी. मतलब आपके जीन्स में है, फिर ये हार्मोन की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है, एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन. वैसा एक और तरीके का हेयर लॉस होता है विच इज़ ड्रिवन बाय पुअर न्यूट्रिशन. या तो आप बीमार हो गए, बॉडी पे स्ट्रेस ज़्यादा आ गया, जिसके वजह से एक टेम्प्रेरी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है. स्पेशली जो आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा गुच्छों में बाल गिरते हैं. सो दिस काइंड ऑफ हेयर लॉस इज कॉल्ड एज टेलोजन एफ्लूवियम. अब टेलोजन एफ्लूवियम को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 3 phases ऑफ हेयर. ग्रोथ फेज़ होता है एक बाल का, सिंगल बाल का एक ग्रोथ फेज़ रहता है जो 2 से 6 साल तक रहता है. वही बाल अपना ग्रोथ फेज़ ख़त्म करने के बाद जाता है रेस्टिंग फेज़ में,
विच इज़ कॉल्ड एज कैटाजन फेज। यहाँ पे कुछ महीने रहेगा वो, ना वो ग्रो होगा ना वो निकलेगा। कुछ महीने के बाद फिर वो शेडिंग फेज में जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज टीलोजन बोलते हैं उसको। ये टीलोजन फेज में कुछ महीने तक रहता है। ये नॉर्मल साइकिल है हर बाल की। ग्रोथ फेज में 2 से 6 साल तक वो डिटरमाइन होता है फिर आपके जीन्स पे, कि आपके जेनेटिक्स में है कि लंबे बाल होंगे, अच्छे बाल होंगे तो ज़्यादा ग्रो करेगा, नहीं तो कम बाल हैं, पतले बाल हैं तो कम ग्रो होगा। होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरे बाल ग्रो ही नहीं होते हैं। तो दैट डिपेंड्स अ लिटिल बिट ऑन द हेरिडिटी, बट एवरी हेयर हैज़ टू गो थ्रू दिस साइकिल। ग्रोथ फेज, कैटाजन फेज एंड टीलोजन फेज। ग्रोथ फेज को एनाजन बोलते हैं, ओके। ठीक है। एंड एक बार बाल गिर गया, उस रूट से फिर से एक नया बाल आना शुरू होएगा एंड द साइकिल रिपीट्स। सेम साइकिल चलता है। सेम साइकिल। अब क्या होता है, जब आपका खाना प्रॉपर नहीं होता है, लाइक इफ़ यू आर ऑन अ डाइट में आपने ये देख लिया कि मुझे बस वज़न ही लूज़ करना है, आप बंद कर देते हो खाना, एक्सट्रीम चले जाते हो। आई हैव डन दैट। ओके, या आई हैव डन दैट। तो आप खाना बंद कर देते हो, देन उसके वजह से न्यूट्रिशन आपके बालों तक नहीं जाता है, या तो फिर आपके बॉडी में कुछ स्ट्रेस है, जैसे आप बीमार होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फूड इंटेक थोड़ा कम हो जाता है, प्लस योर बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस। सो वॉट एवर न्यूट्रिशन यू आर हैविंग वो उस स्ट्रेस को थोड़ा कम करने में जाता है, बालों तक नहीं जाता है। बाल इम्पॉर्टेंट नहीं है ना शायद, क्योंकि डेड एंड है। कॉस्मेटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज अगर बाल नहीं भी रहेंगे तो आपका नॉर्मल लिविंग को या नॉर्मल रूटीन को कुछ अफेक्ट नहीं होएगा। तो अगर आप स्ट्रेस में हो, बीमार हो, खाना उतना पहुँचेगा नहीं आपके बालों तक, तो कहीं ना कहीं वो बाल जो ग्रोथ फेज़ में था वो चला जाएगा सेकेंड फेज़ में, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला। करेक्ट। भले ही उसका ग्रोथ फेज़ ख़त्म नहीं हुआ है, बट उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिला तो वो दूसरे फेज़ में चला गया। दूसरे फेज़ में जाने के बाद 2-3 महीना उसमें रहेगा, फिर एक साथ गिरेंगे। तो जब आप बीमार होते हो, इमीडिएटली हेयर लॉस नहीं होएगा कभी भी। आप देखो कि आपको मलेरिया डेंगू हो गया तो आपके 2-3 महीने के बाद हेयर लॉस होता है। हाँ, बोलते भी ये ना कि मेडिसिन ज़्यादा लेने से भी हेयर फॉल होता है। नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं है। वैसे नहीं होता। नहीं, द सिस्टम बिहाइंड दैट, द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दैट इज द सेम, कि आप जब स्ट्रेस में रहते हो, कोई भी बीमारी में रहते हो, तो आपका पूरा जो न्यूट्रिशन है वो स्ट्रेस को ठीक करने के पीछे जाता है। एक जख्म है तो जख्म को ठीक करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, तो उस टाइम पे उसको ठीक करने के लिए आपका जो भी खाना है वहाँ पे जाता है, तो ये हेयर गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिशन, जिसके वजह से वो फेज़ में चला जाता है। एंड जो लास्ट फेज़, जो टीलोजन फेज़ है, उसमें फिर बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड एज टीलोजन एफ्लूवियम। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स रिवर्सिबल, इट्स कम्प्लीटली रिवर्सिबल। मतलब आपने टीलोजन एफ्लूवियम में अपने बहुत ज़्यादा बाल देख लिए, बट अगर आपने प्रॉपर केयर की, मतलब आपने फिर से न्यूट्रिशन प्रॉपर करना शुरू किया, खाना अच्छे से खाना शुरू किया, अच्छी नींद की, अच्छी एक्सरसाइज की, तो वो फिर से 2-3 महीनों के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि जो बाल झड़ना शुरू हुए हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो उन केसेस में डेफिशिएंसीज देखी जाती है कि अगर आपकी बॉडी अभी डेफिशिएंट तो नहीं हो गई है, जो भी आपका स्ट्रेस था उसमें आपके नरिशमेंट लेवल्स कम तो नहीं हो गए, एंड इन दैट केस आपका हीमोग्लोबिन अगर डाउन है, आपका आयरन लेवल डाउन है, तो इट्स गोना अफेक्ट द हेयर। आपका B12, विटामिन B12, विटामिन D3 डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन इन इंडियंस, वो डाउन है तो आपका हेयर लॉस होगा। अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं, जैसे थायराइड लेवल अगर किसी को डिटेक्ट होता है कि थायराइड हुआ है, तो थायराइड की वजह से हेयर लॉस होना बहुत कॉमन है। सो उस मोमेंट पे एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि भाई ख़त्म कब होगा ये फेज़। तब उसके रूट कॉज में जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीट करेंगे। उसके अलावा बहुत कॉमन है प्रोटीन डेफिशिएंसी, कि हर मील में प्रोटीन नहीं खाते हैं। सबको लगता है कि चपाती खा लो, यू गेट द एनर्जी एंड देन यू आर डन, बट नहीं, वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी के लिए यू नीड प्रोटीन, बालों के लिए यू नीड प्रोटीन। तो प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए तो आपके बाल की क्वालिटी अच्छी होएगी। सो अगर आप उस चीज़ों में फोकस करते हो तो आपके बाल नॉर्मल हो सकते हैं। बट वाइल टॉकिंग अबाउट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बालनेस एंड फीमेल पैटर्न बालनेस, कुछ हद तक वो रिवर्सिबल है, वो पूरा रिवर्सिबल नहीं होता है। मतलब एक लिमिट है उसका कि बाल थोड़े से वापस आ सकते हैं अगर आपने प्रॉपर केयर किया,
बट अगर आपने छोड़ दिया, सीधा जब बाल्ड हो गए तब आ रहे हो मेरे पास कि अब कुछ कर लो, तो एक ही ऑप्शन बचता है ट्रांसप्लांट का, कि आप Okay. पीछे से रूट्स निकालिए, आगे रूट्स को ट्रांसप्लांट करिए एंड देन उसमें से बाल आएंगे. बट जब आप देख रहे हो कि आपका हेयरलाइन रिसीड हो रहा है या पार्टीशन वाइडन अप हो रही है, उसी टाइम अगर आप कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हो इन योर डेली रूटीन जो वो हार्मोन को रोक दे, तो आपके बाल बेटर हो सकते हैं. नाउ द हार्मोन विच कॉजेज दिस हेयर लॉस इज DHT. DHT का मतलब होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. ये आपका टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट होता है, उसका ही एक टाइप रहता है. ये अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके रूट्स को वो किल करना शुरू कर देता है, इसके लिए हेयर लॉस वगैरह होता है. तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम DHT ब्लॉकर्स लेकर आते हैं, विच आर फिनेस्ट्राइड एंड वगैरह वगैरह. फिनेस्ट्राइड के साथ साथ मिनॉक्सिडिल भी बहुत ज़्यादा काम में आता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. No, बहुत ज़्यादा I've not common- heard, No? but yeah. तो मिनॉक्सिडिल इज़ एजेंट जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ऑन द हेयर रूट्स. Okay. यस. तो वो क्या करेगा, ब्लड में नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है. अगर एक बाल को बहुत ज़्यादा ब्लड पहुंचाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो आपके ग्रोथ फेज को बढ़ा देगा. एंड व्हेन यू यूज़ मिनॉक्सिडिल यू स्टार्ट फीलिंग कि बाल बेटर हो रहे हैं. इनिशियली 15-20 दिन शेडिंग होती है ज़्यादा, जो टेलोजन वाले बाल हैं वो जल्दी से निकल जाते हैं ताकि अच्छे वाले बाल जल्दी ग्रो हो. तो यू माइट एक्सपीरियंस 1 month ऑफ हेयर फॉल इवन मोर देन बिफोर आफ्टर यूजिंग मिनॉक्सिडिल. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके बाल ग्रो ही होते हैं. बट काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, बाल बेटर हो गए, हेयर फॉल बंद हो गया, छोड़ दो मिनॉक्सिडिल. तो वही हो जाता है तो ये कि ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कितना रहता है, कितना पीरियड रहता है? see if you have androgenetic alopecia then it's forever. Forever. Okay. Yeah. क्योंकि अगर बाल चाहिए तो केयर करो, प्रोटेक्ट करो. बाल नहीं चाहिए तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले ही जाएंगे खुद से. तो ये बोला जाता है कि एक बार आप बाल्ड हो गए तो रीग्रोथ नहीं होता है. इज दिस ट्रू? देखो, आपके हिसाब से अगर आप बाल्ड हो जाते हो दैट मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ऐसे बेबी हेयर्स हैं. अगर रूट वायबल है, जो एक हेयर फॉलिकल रहता है, ये स्कैल्प है समझो, नीचे से फॉलिकल है, उसमें से बाल निकलता है बाहर. अगर ये फॉलिकल है तो बाल आ सकता है. अगर ये फॉलिकल ही डेड हो गया है तो बाल नहीं आ सकता है. फिर आपको रूट को इम्प्लांट करना पड़ेगा. जब आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हो तो वो बाल को ट्रांसप्लांट नहीं करते हम लोग. बाल तो हम कट कर लेते हैं, हम उस रूट को निकालते हैं, हम इधर एक इंसिजन करते हैं. इंसिजन मतलब एक खड्डा बनाते हैं, उस रूट को अंदर डाल देते हैं, वो रूट से फिर नया बाल आता है. तो कितना सेफ है ये करना? बहुत सेफ है, कर सकते हैं मतलब? बिंदास. मैंने सुना है बहुत काफ़ी पेनफुल होता है ये प्रोसीजर. होता है. पहले हम लोग नमिंग ये इंजेक्शंस लगाते हैं, हम पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, हम पूरा ब्लॉक कर देते हैं, तो उसमें पहले पेन होता है. ड्यूरिंग द प्रोसीजर इट्स वेरी कंफर्टेबल क्योंकि एनेस्थेसिया रहती है. फिर जब एनेस्थेसिया का असर थोड़ा कम हो जाता है तो थोड़े दिन तक वो पेनफुल रहता है. या सो इसके लिए वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. जब आपको लगे कि आपके बाल कम हो रहे हैं, इफ़ यू आर नोटिसिंग एनी साइंस ऑफ इट, और आपको बाल पसंद है तो आप आइए. बाल तो सबको पसंद होता है. नहीं किसी किसी को चल जाता है. ओके. Yeah. तो विग भी ऑप्शंस होते हैं ना अगर बाल होते हैं, बट सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है इसके लिए. नेचुरल जो बाल रहते हैं उसका जो एक लुक रहता है वो डिफरेंट रहता है. विग मैं समझ जाऊँ कि विग है, और मैं ये भी समझ जाऊँ कि आपने वीविंग करवाई है. हाँ, वीविंग इज द डिफरेंट प्रोसीजर. हाँ, थोड़ा सा मतलब आर्टिफिशियल हेयर को लगाते हैं. आर्टिफिशियल हेयर मतलब किसी और के बाल को आप अपने स्कैल्प पे सूचर कर रहे हो, वीव कर रहे हो, तो दैट इज इवन दैट इज सेफ. सेफ तो अगर आप उसकी केयर करते हो. सबका पोस्ट केयर डिफरेंट. उससे ग्रोथ नहीं होता. नहीं, वो तो अभी आपकी जड़ें हैं ही नहीं ना. हाँ. जड़ ही नहीं है तो ग्रोथ कहाँ से होएगी? इसके लिए तो आप ऊपर से एक शीट डाल रहे हो जिसमें ऑलरेडी बाल है, वो आप वीव कर रहे हो अपने स्किन पे. एंड विग इज समथिंग कि हाँ आपने लगाया एंड विग निकाल के रख सकते हो. रख सकते हैं. बाल है, नेचुरल हेयर्स के अभी अच्छे अच्छे विग्स आना शुरू हो गए, बट उतना नेचुरल नहीं लगता है. आपका स्कैल्प से जो हेयर निकलता है दैट इज़ मच मोर विजिबल. ऐसा हो सकता है कि मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए आई कैन टेल द डिफरेंस. यस यस. बट ऐसे नॉर्मल लोगों को शायद डिफरेंस समझे भी नहीं.
तो बेटर मेरे ख्याल से कि स्टार्टिंग एज में ही इसको टेक प्रिवेंशन इज केयर बेटर देन क्योर, करें। डेफिनेटली। स्किन हो गया, हेयर हो गया, नाउ वी कम टू नेल्स। या आजकल नेल आर्ट काफी होता है, मतलब Yeah. ये तो इज इट सेफ, मतलब करते हैं जो इतने, क्या वो नेल को डैमेज करते हैं? ऑफ कोर्स, ओके। मतलब एक लिमिट रहती है, कुछ भी एक्सेस में करोगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होएगा। सो नेल आर्ट को करने के लिए पहले तो वो पूरा नेल बेड को काफ़ी ज़्यादा ओपन कर देते हैं। आपने देखा होगा कि इस चीज़ को वो ओपन कर देते हैं। करेक्ट। नेल बेड इसके लिए खुल जाता है, ये क्यूटिकल रहता है, क्यूटिकल ओपन अप हो जाता है। नेल बेड इज़ मोर ओपन टू द इन्फेक्शंस अगर वो प्रॉपरली हील नहीं हो तो। इसमें इंजरीज भी होती हैं, ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब अगर आपका वो करते करते किसी का थोड़ा और ज़्यादा डीप चला गया तो डैमेज हो गया, तो द नेल टेक्नीशियन शुड बी गुड फर्स्ट। सेकेंड, रिपीटेड नेल आर्ट नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो आपका जो नेल का बेड है वो थोड़ा डैमेज हो जाएगा, नेल की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, नेल ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। इंटरवल्स में करवाओ, 1-2 बार करवा के यू गिव अ ब्रेक, यू हाइड्रेट इट वेरी वेल, आप उसको नरिश करो, फिर आप करवाओगे थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, देन इट्स गुड। गुड भी मतलब इट्स प्रेजेंटेबल। हाँ, बट आजकल ये फैशन बन गया है एक्चुअली, क्योंकि वेडिंग्स हो गए या कुछ हाँ, फंक्शन आ गया, अच्छा तो आपको दिखना है। करना ही करना है। एग्जैक्टली, तो इसको कैसे फिर, ये तो सॉल्व होगा ही केयर नहीं। करनी चाहिए। ओके। जब फंक्शंस हैं आप सिर्फ तब तक रेस्ट्रिक्ट करिए, थ्रू आउट द ईयर नहीं करवाइए, यू गिव लिटिल लिटिल ब्रेक्स टू इट। यू हैव सर्टन सप्लीमेंट्स जो आपके नेल को ग्रो करने में हेल्प करें। उसके बाद जब भी आप नेल आर्ट करवाने जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग अ गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन, क्योंकि वो यूवी लाइट के अंदर जाता है हाथ। तो कहीं ना कहीं वो यूवी लाइट का एक्सपोजर भी थोड़ा हार्मफुल होता है। इट्स बेटर टू स्विच टू एलईडी लाइट्स। आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं रादर देन यूवी लाइट्स, तो अच्छी बात है। बट कुछ भी एक्सेस में करना अच्छा नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा लिमिट करो। आप सप्लीमेंट्स लो, स्टार्ट सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन B12। B12 आपके नेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यू स्टार्ट विथ फिश ऑयल कैप्सूल्स, फिश ऑयल नहीं तो ओमेगा 3 ले लो, बिकॉज वो ओवरऑल ही नरिशमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करता है टू योर स्किन एंड हेयर एंड नेल्स ऑफ कोर्स। सो अगर आप केयर करते हो, हाइड्रेट करते हो, लिमिट करते हो इन सब चीज़ों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं फन पार्ट पे। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, ओके, तो उसके आंसर्स दीजिए आप। ठीक है। ठीक है, यस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर एक ही स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करना हो तो क्या होगा, या कौन सा होगा? मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन। ओके। ऐसे भी होता है आजकल, सनस्क्रीन में हाइड्रेटिंग एजेंट्स हो जाते हैं, सो दोनों काम हो गया ना, हाइड्रेशन भी आ गया और प्रोटेक्शन का काम भी आ गया। ओके। एक स्किन केयर मिथ जो आप हेट करते हैं। ऑयली स्किन डजंट रिक्वायर अ मॉइस्चराइजर। आपका पर्सनल फेवरेट स्किन केयर ब्रांड, लाइक उसमें क्या, मतलब जैसे सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सिरम्स हो गए, सिर्फ तीनों के बता दो आप। तीनों के बता दूं। सो सनस्क्रीन में आई लव हीलियो केयर। ओके। हीलियो केयर का एक जेल आता है सनस्क्रीन, आई लव इट, इट गिव्स एन इंस्टेंट ग्लो, बहुत अच्छा हाइड्रेशन इफेक्ट देता है। थोड़ा हैवी है, मेरी स्किन ऑयली है नो डाउट, थोड़ा हैवी है, सो मैं उसको लिमिट करती हूँ, रेगुलर यूज़ में नहीं करती हूँ, एंड विंटर्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब स्किन थोड़ी ड्राई होती है, समर्स में अवॉइड करती हूँ। सिरम्स में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। सेजडर्मा हुआ, इट्स एन अमेजिंग ब्रांड, उसके सारे सिरम्स, वन ऑफ द बेस्ट सिरम इज़ सीवेट सिरम, एज़िलिकारियो सिरम बहुत अच्छा है। लेकिन इंडियन ब्रांड्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। यूडर्मा ब्रांड है, उसका रेटिनॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मॉइस्चराइज़र में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन टाइप, तो मैं 2 ही प्रोडक्ट्स में स्विच करती हूँ। एक सेबामेड का क्लियर जेल है, एकदम क्लियर है, वेरी लाइट ऑन फेस। यूजुअली मैं समर्स में वो ही प्रेफर करती हूँ, मैं कुछ और लगाऊंगी डेफिनेटली एक्ने आएगा। सो ट्राई एंड टेस्ट तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, फिर अल्टीमेटली घूम फिर के उसके पास ही जाती हूँ। ओके। एंड विंटर्स में आई यूज़ एक्जिला, सिप्ला का एक प्रोडक्ट है, इट्स अ मॉइस्चराइज़र, इट्स वेरी नाइस। ऐसे तो मॉइस्चराइज़र में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बट मेरे को इनमें से इतना अच्छा इफेक्ट मिल जाता है, सो आई डोंट फील लाइक स्पेंडिंग मोर ऑन अ मॉइस्चराइज़र। ऑल्दो मॉइस्चराइज़र पे स्पेंड करना चाहिए, बट इनके भी इफेक्ट्स अच्छे हैं। यस। अगर आप डर्मैट नहीं होते हाँ, तो क्या होते? अगर मैं हॉबी को प्रेफर करती तो मैं आज डांसर होती। ओके। Yes. ओके। सबसे वियर्ड स्किन केयर हैबिट्स जो आपने सुनी हो? लोग
नाइट रूटीन में बहुत ज़्यादा एक्टिव एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे रेटिनॉल हुआ, ग्लाइकोलिक एसिड हुआ, सैलिसिलिक एसिड हुआ, बट सुबह में सनस्क्रीन नहीं लगाते ये सोच के कि बाहर नहीं जाना है. मतलब इफ़ यू आर यूजिंग एक्टिव एजेंट्स then you have to use a sunscreen, otherwise you are damaging your skin even more. So no sense of doing the night care regime if you are not protecting your skin. क्या स्ट्रेस एक्ने से रिलेटेड है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. सो स्ट्रेस जब बढ़ता है आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है. कॉर्टिसोल इज़ अ हार्मोन एंड उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सूजन बढ़ती है. एंड अगर आपकी स्किन पे एक्ने होने के चांसेस हैं, मतलब इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली एक्ने प्रोन, तो वो और ज़्यादा बर्स्ट कर देता है. इन सच केसेस जिंक इज़ अ इंग्रेडिएंट जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है. जिंक के सप्लीमेंट्स लेने से आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बेटर होता है. एंड इन सच केसेस आप कितना भी रूटीन फॉलो करो, जब तक आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल नहीं करते हो, तब तक कोई भी ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती है. ओके. एक सेलिब्रिटी जिनकी स्किन रूटीन बेस्ट है? बेस्ट तो अभी कोई अपना स्किन रूटीन इतना ज़्यादा ओपनली बताता नहीं है. और जो आपको लगती हो? So, मैं थोड़ा बायस्ड हूँ. मेरे को वो ओवरऑल ही अच्छी लगती है, इसके लिए मैं भी शायद आई लव प्रियंका चोपड़ा. ओके. सो आई थिंक इवन दो शी इज़ डस्की बट शी ग्लोज. बहुत अच्छा ग्लो करती है वो एंड आई रियली लव हर. ठीक है, दिस वाज द रैपिड फायर. ओके, तो अभी एंड करते हैं हम लोग. यस. तो जो भी आप एडवाइस देना चाहते हैं आपके पेशेंट्स को या आपके लिसनर्स को या हमारे ऑडियंस को, तो प्लीज़ आप दीजिए कि क्या उनको ख्याल रखना चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब जो भी आप बताना चाहें. यस. सो आजकल लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है दैट इन्वेस्टिंग इनटू करेक्ट स्किन केयर ऑल्सो माइट नॉट गिव यू दैट मच इम्प्रूवमेंट ऑन योर स्किन एंड हेयर. सो पहले तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जब भी हो सके मूव करो, थोड़ा वॉक कर लो. उसके साथ साथ ईट करेक्ट, क्योंकि फूड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑन द स्किन. अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है देन अवॉइड शुगर, देन अवॉइड डेयरी. किस प्रॉब्लम्स में तो मैं ये भी बोलती हूँ दैट यू शुड अवॉइड वीट प्रोडक्ट्स. ग्लूटेन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ चीज़ों में वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, लाइक एक्जिमा, सोरियासिस. इन सब में वीट अवॉइड करना चाहिए. आइडियली ऑल्सो इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू अवॉइड वीट, इट्स वेरी नाइस. इसके बाद आते हैं बेसिक स्किन केयर पे. पहले तो बेसिक पे हाथ बिठाइए, मॉइस्चराइजेशन, सनस्क्रीन एंड क्लेंजिंग. इतना हाथ बैठने के बाद अगर आपके अंदर कैपेसिटी है to explore more into it, then you should go and visit a dermat or an aesthetic physician जो आपको इसमें अच्छे से गाइड कर पाए. बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बाहर. सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव, एवरीबडी गिव्स देयर ओन ओपिनियन. दो द प्रोडक्ट माइट बी वेरी गुड, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, बट शायद आपके स्किन टाइप के हिसाब से नहीं होएगा, आपके हेयर टाइप के कॉज से नहीं होगा. तो अगर आपको ख़रीदना ही है, अगर आप सोच ही रहे हो कि आप स्किन केयर जर्नी शुरू करिए, तो माइट एज वेल किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले, एडवाइस ले, उसके बाद प्रॉपरली स्टार्ट करिए सो दैट द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डजंट गो बैड. दैट्स इट. सो दिस वाज द एंड. तो जैसे हमारी प्रथा है, अच्छा, हर पॉडकास्ट के एंड में हम चाहते हैं कि आप मेरे बारे में कुछ बताएं, जो भी आप फील करते हो. सो मैं सबको बताना चाहूँगी दैट आई वॉज अंडर हिम. मैं इनके पास जाती थी डांस सीखने के लिए बैक इन 2008 और 2009, इतना याद नहीं है, उसको 15-16 साल हो गए. ये मेरे गुरु होते थे उस टाइम पे. एंड टू बी ऑनेस्ट ही इज़ समवन जिसके साथ मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ. वैसे मैं बहुत टाइम लेती हूँ किन किन के साथ कनेक्ट करने में, बट अगर एक बार कनेक्ट हो जाता है तो इतना हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं या सेकेंड टाइम मिल रहे हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं. I think after 2007 we have directly met in 2024 last year. Correct. Yeah. So उसके बाद सीधा अभी मिले हैं, but इतने साल जो गैप आ गया था मुझे ऐसा कभी लगा नहीं. He is an amazing person. बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं. एंड कभी एक मोमेंट ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे इनको एक एटीट्यूड है या ईगो है. He is very down to earth. Yes. Thank you so much. Welcome. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.